नमस्कार। देवशील के इस साहित्यिक पटल से मैं अनुराधा नई दिल्ली से आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और देवशील के पटल को शुभकामनाएँ प्रेषित करती हूँ। आज इस पटल से एक ऐसे मेहमान को आप सभी दर्शकों से मिलवाना चाहती हूँ, जिसके मधुर आवाज़ की तो मैं फ़ैन हूँ ही, जिसका व्यक्तित्व बहुत उदात्त है, बहुआयामी प्रतिभा के धनी, सहज व सरल हृदय के श्री रवि यादव जी आज हमारे मध्य उपस्थित हैं। इनका व्यक्तित्व शब्दों में नहीं बाँधा जा सकता। जब आप इनसे मिलेंगे तो आप स्वयं इनके फ़ैन हो जाएँगे। ऐसा चुंबकीय व्यक्तित्व है इनका। एक छोटा-सा परिचय मैं अपने मेहमान का अपने दर्शकों को देना चाहती हूँ कि आप मूलतः गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश से हैं। वर्तमान में आपकी कार्यस्थली मुंबई है। लिखने का शौक है आपको। कविता, कहानी, हाइकू की कई पुस्तकें आपकी आ चुकी हैं। दूरदर्शन, आकाशवाणी व मंचों पर आपने अनेकानेक काव्य पाठ किए हैं। आपकी अनेक पत्र पत्रिकाओं में बहुत सारी रचनाएँ प्रकाशित हो चुकी हैं। अपनी प्रोडक्शन कंपनी रवि पिक्चर्स के बैनर तले आपने टीवी के विज्ञापनों और धारावाहिकों का निर्माण किया है। बतौर आयोजक, संचालक ऑनलाइन शो सफ़रनामा विद रवि यादव के माध्यम से आपने फ़िल्म, साहित्य व कला से जुड़े हुए अनेक प्रतिभाओं का साक्षात्कार किया है और बतौर गीतकार आपने बहुत सारे गीतकारों की आवाज़ में अनेक गीत रिकॉर्ड किए हैं। सब मिला-जुला करके आपके विषय में मैं एक दोहा प्रस्तुत कर रही हूँ कि चंदन की चुटकी भली और व्यर्थ काष्ठ भंडार, चंदन की चुटकी भली व्यर्थ काष्ठ भंडार और विज्ञ सदा से पूज्य हैं खल पृथ्वी के भार, विज्ञ सदा से पूज्य हैं खल पृथ्वी के भार। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, बहुत अभिनंदन करती हूँ आपका रवि यादव जी, और कृपया उनको फ्रेम में लाया जाए। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका देवशील के इस पटल पर और आपका बहुत स्वागत कर रही हूँ। जैसा कि ये ऐसा नहीं कि साक्षात्कार का मंच है, ऐसा नहीं है मैं साक्षात्कार करूँगी, मैं एक सरल आपसे बस बातचीत करूँगी, बहुत सहजता के साथ बातचीत करूँगी। जैसे वातावरण को बहुत ज़्यादा भारीयुक्त नहीं बनाना चाहती, तो मैं चाहती हूँ कि बस बहुत सरलता, बहुत सहजता से आपसे प्रश्न करूँगी, आपके विषय में जानूँगी। जैसे कि बहुत सारे श्रोता जो नए जुड़े हैं, जो आपके विषय में नहीं जानते हैं, तो वो आपके विषय में जानें। तो मैं सबसे पहले जी। धन्यवाद अनुराधा जी आपका और देवशील मेमोरियल का, जिसका मैं आप मुझे बताइएगा कि मेरी आवाज़ जो है वो ठीक आ रही है क्या? बहुत अच्छी आ रही है आपकी आवाज़। अगर आवाज़ का कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। और दूसरा ये कि रश्मि जी के साथ, देवशील के साथ मेरा जो रिश्ता है वो बहुत पुराना है और बहुत दिनों से मैं दूर हूँ लाइव से अपनी व्यस्तताओं की वजह से, लेकिन आज मुझे खुशी है कि मैं देवशील के साथ शुरुआत कर रहा हूँ और आप जैसी साहित्यकार और संचालिका जो हैं वो सामने हैं, तो मुझे खुशी है। और जितने भी मेरे बड़े, छोटे, वरिष्ठ मैंने देखा, आदरणीय आनंदा जी हैं और पुलकिंद्र अरोड़ा जी हैं, काफ़ी लोग, मैं कुछ नाम देख पा रहा हूँ, मैं सबको हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ, जितने भी लोग उपस्थित हैं। अनिता पाटनी जी और जुड़े हुए हैं, अशोक गुप्ता सर जुड़े हुए हैं और तो नरेंद्र गुप्ता जी, नाथ पाटिल जी, राजेश प्रभाकर जी जुड़े हुए हैं और डॉक्टर स्वीट एंजल जी जुड़े हैं, बहुत सारे लोग जुड़े हैं और पंकज अंगार जी जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत कर रही हूँ और जैसा कि आपके व्यक्तित्व और कृतित्व के इर्द-गिर्द ही मेरा प्रश्न रहेगा। आपके विषय में मैं भी जानना चाहती हूँ क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा नहीं जानती हूँ आपके विषय में, तो मैं भी जानना चाहती हूँ। सबसे पहले चलिए आपको 20-25 साल पीछे लेकर के चलते हैं। मैं आपके बचपन के विषय में अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि आपका बचपन कैसा बीता? क्या आम बच्चों की तरह ही आपका बचपन बीता या फिर कुछ विशेष था? अनुराधा जी, बचपन तो सबका एक जैसा ही होता है। हम सभी बचपन बचपन जैसा होता है, जवानी जवानी जैसी होती है। बस हमारे सपने, हमारी सोच और हम जो राह अपने जीवन में चुनते हैं, उसके अनुसार, उसके आधार पर हमारे रास्ते फिर अलग-अलग होते जाते हैं, उसके हिसाब से हमारी चीज़ें होती हैं। तो बचपन बहुत अच्छा बीता। मैं ऐसा मानता हूँ, मतलब ये मेरी सोच है कि जीवन के जितने पल मैंने आज तक जिए हैं, मुझे ईश्वर ने बहुत ही खूबसूरत ज़िंदगी दी है, बहुत खूबसूरत पल दिए हैं। और बचपन मेरा गाँव का है। मैं गाज़ियाबाद, अब लिखा जाता है क्योंकि गाज़ियाबाद में करीब 30-35 साल पहले हमारे पिताजी हमको लेके आ गए थे। लेकिन उससे पहले जो मेरा बचपन है वो गाँव का है। तो मेरी खुशकिस्मती है, पूरी तरह गाँव देखा, कस्बे देखे, बड़े शहर देखे, उससे बड़े शहर देखे, तो वो यात्रा जो है उसका बड़ा फ़ायदा हुआ मुझे।
तो आप और आपका तरुणावस्था आपकी कैसी रही? क्या मन में विचार पल्लवित होते थे कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है? शिक्षा के प्रति आपका कैसा शैक्षणिक अनुभव आपका कैसा रहा? पढ़ शैक्षणिक मतलब मेरी बात को फॉलो ना करे कोई जो भी सुनने वाले लोग हैं, लेकिन शैक्षणिक मेरा बहुत अच्छा नहीं था, मतलब मैं उसको एंजॉय नहीं करता था। मैं कोई बुरा स्टूडेंट नहीं था, बट मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं था। मैंने नाटक जो करने शुरू किए थे वो अपने हाई स्कूल के समय से शुरू किए थे। तो मुझे लगता था कि मुझे यही करना है। फिर मैं जब ग्रेजुएशन कर रहा था उस वक्त तक मैं थिएटर से जुड़ चुका था, दिल्ली से जुड़ गया था मैं। तो मुझे फिर ये लगता था कि मुझे जब नाटक ही करने हैं, मुझे जब फ़िल्म इंडस्ट्री में ही जाना है, कला से ही जुड़ना है, तो फिर मेरे पास ना हाई स्कूल में बायोलॉजी थी। तमाम मेंढकों से माफ़ी माँगता हूँ, जिनको मैंने प्रैक्टिकल के नाम पे जिनके साथ चीर-फाड़ की, तो मुझे लगा उनकी ज़रूरत नहीं थी, मुझे शब्दों के साथ चीर-फाड़ करनी थी। तो पढ़ाई का अच्छा दौर रहा, बढ़िया रहा। लेकिन हाँ, मेरा जो ध्यान था, जो मन था, वो शुरू से एक ही था। आप यकीन मानिए, मैंने आज तक, मैं जिस परिवेश से आता हूँ, गाँव के परिवेश में ही होता है कि आपने अगर हाई स्कूल कर लिया, इंटर कर लिया आपने, तो उसके बाद फिर आप नौकरी के पर्चे भरना शुरू करते हैं। मैंने आज तक जीवन में किसी नौकरी के लिए कहीं अप्लाई नहीं किया। मुझे करना ही नहीं था। मुझे शुरू से बस यही था कि मुझे कला के क्षेत्र में जाना है। तो रवि जी आपके पिताजी सभी मतलब पेरेंट्स चाहते हैं जैसे हमारे भी पेरेंट्स जब हम शिक्षा देते हैं तो वो चाहते हैं कि मेरा बेटा या बेटी डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, सभी माँ-बाप की इच्छा होती है अधिकारी बने। तो जब आपने अपने विषय में बताया कि मैं थिएटर करना चाहता हूँ, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया रही है? मैं इस मामले में काफ़ी किस्मत वाला हूँ और मैंने अपने कई प्रोग्राम्स में ये बात कही कि मेरे अंदर जो भी है, वो एक छोटा-सा हिस्सा मेरे पिताजी का है। चाहे वो शब्दों का जो एक छोटा-सा मेरे पास एक धन है। पिताजी की शब्दावली बहुत बड़ी थी, वृहत थी और पिताजी क्योंकि अध्यापक थे, तो घर वालों को, मतलब मैं इस मामले में इतना किस्मत वाला हूँ कि पिताजी ने कभी इस बात के लिए रोका ही नहीं। वो खुद बहुत अच्छा लिखते थे, तो उन्होंने कहा कि हाँ, जो भी करना चाहते हो अपने दिल से करो। इस समय से काफ़ी आगे थे वो। तो उन्होंने कभी इस बात के लिए नहीं रोका कि आप क्या करोगे, और जब तक पिताजी जीवित रहे, अभी 3-4 साल पहले हमारा साथ छूटा उनसे, तो उन्होंने कभी ये नहीं पूछा, अब बड़े हो गए हो, शादी हो गई है, बच्चे हो गए हैं, कितना कमाते हो, नहीं कमाते हो, या जीवन के उन उन पलों में जब हम थोड़े-थोड़े कभी-कभी उदास होते हैं, तो हमको लगता है कि हमने क्या किया, क्या नहीं किया। तो ऐसे पलों में वो हमेशा बोलते थे कि नहीं-नहीं, अच्छा किया तुमने, तुमने जो चाहा, सबसे बड़ी खुशी होती है कि जो आप करना चाहते हो, अगर आप वो कर पाते हो, तो आप कामयाब हो। बाकी तो सफ़र है, सफ़र एक दिन पूरा हो जाएगा। तुम अपने मन से अगर सफ़र कर रहे हो तो बहुत बड़ी बात है। तो मैं उन ब्लेस्ड बच्चों में हूँ, उन किस्मत वाले बच्चों में हूँ, जिनको ऐसे माता-पिता मिले। तो आपने थिएटर कहाँ पे किया? थिएटर मतलब जो इमेच्योर जो थिएटर है वो हमने अपने मतलब स्कूल से शुरू किया, स्कूल में ही करता था। लेकिन जो विधिवत देखा जाए तो जो थिएटर है, ज जो जहाँ से समझ में आया कि रंगमंच होता क्या है, वो दिल्ली आने के बाद किया। मैं दिल्ली से जुड़ा और दिल्ली थिएटर ग्रुप्स में, कई ग्रुप्स में मैंने काम किया। तो वहाँ आकर ही देखा जाए तो मुझे किताबें पढ़ने का शौक हुआ। वहीं आकर मैंने जाना कि दुनिया कितनी बड़ी है, गाँव से निकलने के बाद, और वहाँ आकर ये महसूस हुआ कि दुनिया में लोग क्या-क्या लिख गए हैं, लोग क्या-क्या कर गए हैं। हम तो उनके सामने अभी धूल भी नहीं हैं, कुछ भी नहीं है। तो दिल्ली से मैंने अपना थिएटर शुरू किया, वहीं से मैंने सीरियल्स और फ़िल्मों में एक्टिंग शुरू की, जिस स्तर पे दिल्ली में काम होता है, और वहीं से मैंने अपना प्रोडक्शन हाउस भी शुरू दिल्ली से। दिल्ली से ही मतलब आपके रंगमंच की शुरुआत दिल्ली से ही हुई। वहीं से मतलब हुई और दिल्ली आप ज़िंदगी की भी जी। वहीं से हुई, विनीता भी वहीं मिली, मेरी पत्नी। अच्छा, अच्छा। बहुत बहुत सारी शुभकामनाएँ आपको। अ अ, रवि जी जब हम छोटे शहर से जाते हैं जैसे आपने भी दिल्ली से उसके बाद आपने मुंबई आजकल आप मुंबई में रह रहे हैं। जब आप छोटे शहर से बड़े शहर में जाते हैं वहाँ की चकाचौंध, फिर लोगों का नज़रिया भी आपके प्रति बिल्कुल अलग रहता है। बहुत सारे लोग तो बहुत सस्मित मुस्कान से आपको देखते हैं, बहुत सारे लोग टेढ़ी करके ये कहाँ से आ गया, छोटी जगह से आ गया, ऐसे-ऐसे। तो आपके साथ भी क्या ऐसा अनुभव रहा कि या लोगों ने अच्छे से स्वीकार किया आपको? अनुराधा जी, मेरा इसमें बिल्कुल अलग मत है। मैं क्योंकि फ़िल्मी बैकग्राउंड से नहीं हूँ, मेरे परिवार में कोई फ़िल्म्स में नहीं था। लेकिन जो मुंबई की छवि या दिल्ली की छवि बनाई जाती है, दरअसल ऐसी है नहीं। आप अगर उठा के देखें, मैंने इस बीच में भी कहा था जब काफ़ी इस पे हंगामा हो रखा था, कि हम नफ़रत अगर देखना चाहें तो चारों तरफ नफ़रत है, अगर हम मोहब्बत देखना चाहें तो चारों तरफ मोहब्बत है। मैं जब से अपने गाँव से निकला, मेरे गाँव का कोई व्यक्ति मेरे करियर के रास्ते में कभी मेरा साथी नहीं बना, क्योंकि वो गाँव में तो कोई था नहीं।
तो मुझे जितने भी लोग बाहर मिले, मुझे भर भर के लोगों ने सहयोग दिया। आज भी मेरी ज़िंदगी में इतना बड़ा सहयोग है मेरे मित्रों का, तो कभी किसी ने ये भेद, मैं बहुत ईमानदारी से बोलता हूँ, जाति, धर्म के आधार पर, प्रांत के आधार पर, गाँव शहर के आधार पे, बाहर वाला, अंदर वाला, उसके आधार पे मेरे साथ कभी किसी ने नहीं। लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि जैसे छोटे शहर से लोग जब जाते हैं तो बहुत हीन भावना से भी लोग देखते हैं कि छोटे शहर से आया है, फिर उसको वैसे ही जज करते हैं वो। मुझे ऐसा लगता है, देखिए मैं सिर्फ मेरे तजुर्बे शेयर कर रहा हूँ, हो सकता है इसके अलावा भी लोगों के तजुर्बे होते होंगे। कई बार हम खुद इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में होते हैं। जी, जी। अगर मुझको ये पता है कि मेरी ये जैकेट है, इसके पीछे दाग लगा हुआ है, तो आपको नहीं दिख रही है, लेकिन मुझको मालूम है, तो मैं उससे खुद इतना कॉन्शियस हूँ कि मैं आपके सामने ढंग से बात ना करूँ। मैं ये खुद मानूँ कि ये तो मेरी कमी है। कमी क्या है? दाग है तो है, अगर हम गाँव से आए हैं तो आए हैं, अगर हमारी कोई चीज़ कमाल है तो कमाल है, अगर कोई, दुनिया में कोई भी एक शख्स ऐसा नहीं है जो पूर्ण हो, अ, जो जो जिसमें कोई कमी ना हो, और दुनिया में जी, कोई एक भी शख्स ऐसा नहीं है जो पूरी तरह बेकार हो, यूज़लेस हो, जिसका कोई उपयोग ना हो, जिसमें कुछ अच्छाई ना हो। तो हम कई बार, मुझे ऐसा लगता है कि हम इसको ओढ़ लेते हैं कि भई मैं छोटे गाँव से आया हूँ या मैं छोटे शहर से हूँ, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। जब आप बोलते हैं, जब आप खड़े होते हैं, जब आप अपना काम करते हैं, तो वो दिखाई देता है। बिल्कुल सही। अभी हमारे साथ बहुत सारे दर्शक जुड़ गए हैं। ममता खरे जी, नरेंद्र त्रिपाठी जी, राजपाल यादव जी, विनीता टंडन यादव जी और ये मेरी गौतम यादव पत्नी जी। है। मैंने ये अच्छा, इसलिए बोल अच्छा। दिया कि मुझे लाइव के बाद घर में ही रहना है ना, तो ये मेरी पत्नी हाँ, है। और अनिता पाटनी जी जुड़ी हुई हैं। अहमदाबाद। जी, अशोक गुप्ता सर, अशोकदीप जी, डॉक्टर मधु, बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं, बहुत सारे नाम ऊपर चले गए। शिवान सरल जी जुड़े हुए हैं। आप सभी श्रोताओं का बहुत-बहुत स्वागत है और आप लोग अपना साथ ऐसे बना कर के रखिएगा। आप लोग ही हमारे लिए संजीवनी है। आप लोग हैं, तो हम लोग हैं। तो आप अपना साथ ऐसे बना कर के रखिएगा। अभी बहुत सारे प्रश्न करूँगी, बहुत सारी चीज़ आपको सुनने को मिलेगी। सर बहुत अच्छा दोहा लिखते हैं और अभी थोड़ी देर में मैं सर से गीत और दोहे भी सुनूँगी। पहले बहुत सारे प्रश्न हैं, उनसे कर लूँ। अनुराधा जी, मेरी और तरफ से भी जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, मैं सभी का हाथ जी, जोड़ के फिर से अभिनंदन करता हूँ। बहुत मेरे सभी वरिष्ठ हैं और मैं सबसे करीब-करीब सर व्यक्तिगत तौर पे वाकिफ़ हूँ। सर डॉक्टर डॉक्टर स्वीट एंजल जी आपके लिए बोल रहे हैं कि सुंदर लोग पटल पर। थैंक यू। उनका नाम ही स्वीट है, मैं उनसे मिला हूँ। और आदरणीय राजपाल यादव जी को मैंने देखा, रेणु वाजपेयी जी जुड़ी हुई हैं, अन्नदा जी हैं, मेरे सभी लोग, जी, जी। मुझे जो नाम सामने आ रहे हैं, मैं सबका हाथ जोड़ के प्रणाम। डॉक्टर मधु जी हैं, मधु जी प्रणाम करता हूँ, हमेशा आपका आशीर्वाद मिलता है मुझे। बहुत-बहुत धन्यवाद, आप पधारें। जी, सभी का स्वागत है एक बार पुनः। सर बहुत बिरले लोग ही होते हैं जो अपने जीवन का प्रबंधन सही तरीके से करते हैं अ, ताकि उन्हें कोई दिक्कत ना आए। तो क्योंकि होता ये है कि हमारे साथ हमारा परिवार रहता है, पत्नी, बच्चे सभी होते हैं साथ में, तो उनको समय देते हुए अपने पैशन को सुचारू रूप से जीना बहुत बड़ी बात है। तो आप कैसे सामंजस्य स्थापित करते हैं परिवार और अपने काम के बीच में? ये बात बिल्कुल सही है जो आपने कहा कि सपने और यथार्थ के बीच का जो सामंजस्य है ना, वो अपने आप में थोड़ा-सा मुश्किल काम है। और अगर आप देखिए, कोई भी जो कलाकार होता है, कोई भी क्रिएटिव व्यक्ति, आप भी खुद साहित्यकार हैं, आप लिखती हैं, उसकी जर्नी जहाँ से वहाँ से शुरू होती है, जहाँ पे बाकी लोगों की खत्म होती है। मैं किसी को छोटा-बड़ा नहीं मान रहा हूँ। आदरणीय पुष्कर सिन्हा भैया, पुष्कर जी नमस्कार, बड़े भैया हैं हमारे। ये जो एक व्यक्ति पढ़ता है, नौकरी के लिए अप्लाई करता है या बिज़नेस करना चाहता है, जिस दिन वो नौकरी हासिल कर लेता है या जिस दिन वो मतलब उसका बिज़नेस एस्टेब्लिश हो जाता है, तो हम ये मानते हैं अब ये आदमी सेटल हो गया। एक जी, कलाकार को, या कोई भी जो नए सपने देखता है, कोई भी, सिर्फ कलाकार नहीं, वो यहाँ तक तो करता ही है, उसको करना ही होता है कि अगर मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, तो उनकी ज़िम्मेदारी मेरी अपनी घर चलाने की ज़िम्मेदारी है। उसके आगे जाके फिर सपनों की रेस और सपनों का जो एक उठा-पटक होती है, जो एक दौड़ होती है अपने साथियों के साथ, उस समय जो लोग काम कर रहे हैं उनके साथ में। तो ये सच बात है कि वो सामंजस्य बिठाना थोड़ा मुश्किल होता है। पर मैं ऐसा मानता हूँ कि ईश्वर को जो कराना होता है वो करा लेता है, जो उसको नहीं कराना होता वो नहीं कराता। आपका एक दोहा पढ़ा जो मुझे बहुत पसंद आया। उसने बोला अलविदा
मैं बोला स्वीकार। मैं कब से, कल से ही दिमाग में घूम रहा है वो। तो मेरे भी मन में कुछ ऐसे भाव चल रहे थे, पता नहीं क्यों, कुछ ईश्वरी कृपा है कि मैं दोहे का उत्तर फटाफट दोहे में ही देती हूँ। तो मैं, मेरे मन में ऐसे कुछ जी भाव चल रहे थे कि उसने बोला कल मिलूं, मैं बोली स्वीकार। कुछ ऐसी था कि मतलब मन ही मन उठने लगा भावों का विस्तार। तो आपके दोहे पे ही मैंने ऐसी वो कर दिया बस। तो मुझे बहुत बहुत सुंदर। अच्छा लगा, आपके कुछ दोहे मुझे बहुत पसंद आए थे। अभी मैं उसके बारे में बाद में बात करूंगी, पहले मैं कुछ प्रश्न ले लेती हूँ। तो रवि जी, कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनके लिए बहुत हौसले की जरूरत पड़ती है। कि एक व्यक्ति जब स्विमिंग पूल में तैरता है और अचानक वो निर्णय ले लेता है कि मैं पनामा कैनाल जो है वो तैर करके पार करूंगा। तो आपने भी इतना बड़ा निर्णय ऐसे कैसे ले लिया अपनी ज़िंदगी के विषय में कि मैं मुंबई जा कर के फ़िल्म निर्माता बनूँगा, और ये आवश्यक नहीं कि आपको सफलता अर्जित ही होती, क्योंकि बहुत बड़ा निर्णय था आपके जीवन का ये। हाँ, मैं अब सोचता हूँ, मैं अपने कुछ निर्णय जो हैं उन पे जब कभी सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि ये किस तरह के से लिए गए होंगे, किस तरीके से लिए गए होंगे, जैसे मुझे सच में समझ में नहीं आता है। इस समय पटल से जुड़े ज़्यादातर लोग वो हैं जो या तो बिज़नेस से जुड़े हैं या नौकरी-पेशा हैं या जिनके अपने एस्टेब्लिश काम है। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं इस लाइन में इतने समय से हूँ, ईश्वर ने कैसे मुझे बचाए रखा, बनाए रखा। ऑफ़िशियली तो हम सारे बेरोज़गार ही हैं, जो भी लोग जी। फ्रीलांसिंग से जुड़े हैं। लेकिन हाँ, उस समय पता नहीं बाल मन में या जो भी मेरी डेस्टिनी में था, मेरी किस्मत में था यहाँ पे होना, तो मुझे एक ही धुन सवार थी उस समय कि मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जिससे मेरा नाम हो, पब्लिक हो, मंच हो। मैं उसको पसंद करता हूँ। आई थिंक हम सभी जो भी कला से जुड़े लोग हैं, चाहे साहित्यकार हों या कलाकार। मुझे ये नहीं पता था कि ये दिशा इतनी दूर निकल जाएगी या आगे जाके इस पे इतने अच्छे-बुरे अनुभव होंगे, इसमें बहुत सारे सामन भी होंगे, तो बहुत सारे पतझड़ भी होंगे। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि मुझे अगर आप अभी उतना साल पीछे ले जाएँ, 20-25 साल पीछे ले जाएँ और मुझे दोबारा से ये निर्णय लेना हो, तो मैं यही निर्णय लूँगा। मैं इसी निर्णय को लूँगा। तो बस वो होता चला गया और जैसा मैंने शुरू में कहा कि मैं बहुत ज़्यादा पूजा-पाठी नहीं हूँ, बट बहुत आस्तिक हूँ, बहुत ज़्यादा आस्तिक हूँ मैं। तो मुझे लगता है कि हमें लगता है कि हमने ये किया, हमने वो किया, ये मैंने कमाल काम किया था, ये मेरे से अच्छा नहीं हुआ था। लेकिन हम कठपुतली के अलावा कुछ भी नहीं है। वो जिस दिन कराना चाहता है तो आपसे महाभारत जिता देता है, नहीं तो जो भील हैं, वो अर्जुन के तीर और कमान छीन के रख लेते हैं और अर्जुन गोपिकाओं को लूट के ले जाते हैं। जी। बस इतना ही है सार। मतलब मन में अगर दृढ़ विश्वास हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो आपके साथ कुछ ऐसा ही है कि आपने मन में एक संकल्प लिया था कि मुझे ये काम करना है। उसके लिए कितने भी होता है कि सबके जीवन में कुछ न कुछ मतलब परेशानियाँ तो आती हैं, जब आप कुछ अच्छा कार्य करने जाते हैं तो बहुत एक सारी सॉरी परेशानियाँ आती मैं बहुत माफ़ी के साथ रोकना चाहता हूँ। एक बहुत प्यारा कमेंट अनंदा पाटनी जी का है। प्रश्न सुंदर हैं। है, सार्थक संचालन की तारीफ़ हुई है और मैंने बहुत सुना है आपके संचालन के बारे में, तो उसके लिए आपको साधुवाद। आप नहीं भी पढ़ेंगी चलेगा, मैंने उसको नोटिस किया है। जी, जी, जी। सर, आप बहुत अच्छे गीतकार हैं और आपके दोहे सामाजिक संबंधों और मानवीय संवेदनाओं पर आधारित हैं। मैं चाहती हूँ कि कुछ दोहे आप हमारे श्रोताओं को, दर्शकों को सुनाइए। जी, 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 बिल्कुल मेरा स्वागत मतलब मेरा ये जो है एक मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, गर्व की बात है कि जहाँ इतने अच्छे वरिष्ठ हमारे जुड़े हुए हैं, एक से एक बेहतरीन यहाँ पर साहित्यकार हैं इस समय। मैं उन सबके सामने अपने दोहे रख पाऊँ। अगर आप मुझे इजाज़त दें तो क्या मैं गा के सुना दूँ? बिल्कुल, बिल्कुल सर। तो वही दोहा जी, सबसे पहले स्वागत। आपको सुनाता हूँ जो आपने ज़िक्र किया। हम में से किसी एक के यहाँ पर कोई दूसरा भी डिवाइस ऑन है, उसकी वजह से मेरी आवाज़ पलट के आती है। या तो आपके यहाँ पर या रश्मि जी आपने अपने वाले डिवाइस को अगर ऑफ नहीं किया है, म्यूट नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, क्योंकि मुझको मेरी आवाज़ पलट के आती है। कोई बात नहीं, उसको शुरू करते हैं कि उसने बोला अलविदा, मैं बोला स्वीकार। क्या उसने कहने? बोला अलविदा, मैं बोला स्वीकार। खामोशी से ढह गया बातूनी सा प्यार। क्या कहने? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत ही सुंदर। खामोशी से ढह गया बातूनी सा प्यार।
मिलकर जुड़कर टूट कर देखा कितनी बार, मिलकर जुड़कर टूट कर देखा कितनी बार, लेकिन तेरे बाद फिर जमा नहीं संसार, क्या कहना, बहुत लेकिन तेरे बाद फिर जमा नहीं संसार। एक दो और रखता हूँ प्रेम पर ही के। जी जी जी। बिन बोले वो जान ले, बिन बोले जान ले, या तो मन की बात, बिन बोले वो जान ले, या तो मन की बात, वरना फिर बेकार है शब्दों की बारात, क्या बात, क्या वरना बात है। फिर बेकार है शब्दों की बारात। क्या कह रहे और हैं, आपने बहुत सुंदर। आपने सामाजिक मुद्दे की बात की थी, अगर आप इजाजत दें तो मैं दो दोहे और रखना चाहता जी हूँ कि बिल्कुल, स्वागत है, स्वागत है। मैं अपने तमाम जो मेरे बड़े छोटे जो भी जुड़े हुए हैं, मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि हमने उसमें कहा था कि शिशिर जी भी साथ में होंगे, जो हमारी फिल्म है उसके जो मुख्य किरदार हैं, तो शिशिर जी थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे, क्योंकि शिशिर जी को अचानक गोवा जाना पड़ा। उन्होंने कहा कि रवि मैं जैसे ही उतरूंगा तो मैं कनेक्ट करूंगा, और शिशिर जी थोड़ी देर में हमारे साथ इस प्रोग्राम में होंगे। शिशिर शर्मा जी जो एक्टर हैं, बेस्ट अभिनेता है, और हमारी फिल्म में उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई जी। हमें बड़ा गुरूर होता है अनुराधा जी, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, आप जानते नहीं है मैं क्या हूँ, हम सिर्फ ये हैं। इस दोहे में बताता हूँ कि आपको कि कितने आकर चल बसे जग के ठेकेदार, बहुत कितने सुंदर। आकर चल बसे जग के ठेकेदार, पल भर भी ठहरी नहीं दुनिया की रफ्तार, पल भर भी ठहरी नहीं दुनिया की रफ्तार। और बहुत सही। एक और इसमें कि खुली आंख तक खेल है दुनिया दौलत धाक, खुली आंख तक खेल है दुनिया दौलत धाक, आंख जरा झपकी नहीं सब मिट्टी सब खाक, आंख जरा झपकी नहीं सब मिट्टी सब खाक। बहुत बहुत बहुत, शुक्रिया। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं, बहुत सारे लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं। पंकज अंगार जी जुड़े हुए हैं, और विनीता जो आपकी धर्मपत्नी जी हैं जुड़ी हुई हैं। सामने बैठी है, मैंने प्रेम के दोहे इसलिए कम सुना है क्योंकि सामने ही बैठी है। नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है। रुना रश्मि जी जुड़ी हुई हैं, अमरजीत शर्मा जी जुड़े हुए हैं, शिवान सरल जी जुड़े हुए हैं, और सुलेखा मिश्रा जी जुड़ी हुई हैं। अमरजीत मेरे क्लासमेट हैं, हम लोग जो बहुत बहुत है स्वागत, जामे बहुत। 9th क्लास से हम अमरजीत साथ हैं। शर्मा जी, अमरजीत, जी जी। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत स्वागत है आपका। और बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, और सबको बहुत पसंद आया। मैं एक संस्कृत का श्लोक है, मैं आपकी आवाज से इतनी प्रभावित हुई, बड़ी प्रखर आवाज है आपकी, कि केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषं, या केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषा, हारा न चंद्रोज्ज्वला, न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं, नालंकृताः मूर्धजा, वाणे का समलंकरोति पुरुषं, या संस्कृता धार्यते, अक्षीयन्ते खलभूषणानि सततं, वाग्भूषणं भूषणम। मतलब मनुष्य कितना भी अपने शरीर का रंग रोगन कर ले, बहुत सारा ये लगा ले वो लगा ले दुनिया भर का, लेकिन जो उसकी वाणी जो होती है, सुसंस्कृत वाणी और मधुर वाणी ही उसकी पहचान होती है, असली पहचान होती है। इस श्लोक का यही सार था। जैसे आपकी वाणी है, बहुत ही प्रखर वाणी है। तो मैं तो आपके विषय में इतना नहीं जानती थी, लेकिन कभी मैंने आपको सुना था तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि कभी मौका मिलेगा तो जरूर मिलेंगे। ईश्वर ने वो मेरी मनोकामना पूरी की। मेरे हस्बैंड भी जुड़े हुए हैं, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं दे रहे हैं, और आपके दोहे को यथार्थ बता रहे हैं कि बहुत अच्छा दोहा लिखा। कल्याणी झा जी जुड़ी हुए हैं, नरेंद्र त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं, और डॉक्टर मधु मंजरी चतुर्वेदी जी जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। और मधु गुप्ता जी जुड़ी हुई हैं, मोनिका शर्मा जी जुड़ी हुए हैं, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है आपका, सभी का स्वागत कर रही हूँ। चलिए
एक प्रश्न और लेती हूँ। रवि यादव को एक वाक्य में व्याख्यायित कीजिए, वर्णित कीजिए कि हैं कौन रवि यादव। मैं खुद को समझने की फिराक में हूँ अभी, तो अभी कैसे परिभाषित करूँ खुद को, ये खुद समझ में नहीं आता कि मैं फिर सच भी में नहीं आपका समझ व्यक्तित्व कैसा है? सहज, सोच सरल रहा या हूँ मुझे लगता नहीं मैं सहज सरल बिल्कुल नहीं हूँ। मतलब मैं इस बात से बहुत सहमत नहीं हूँ। मेरी आवाज में कुछ गड़बड़ है क्या? मुझे वो पूरी कविता अपनी याद नहीं है, लेकिन वो कुछ थी कि सोच रहा हूँ कैसा हूँ मैं, जैसा तू है बिल्कुल वैसा हूँ। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि हम पर बहुत प्रभाव पड़ता है। जो लोग कहते हैं ना कि सामने कोई भी हम पे प्रभाव नहीं पड़ती, ऐसा नहीं होता। तो उसके अनुसार बदलता भी है। मैं अगर बहुत चालाक लोगों में हूँ, बुरे लोगों में अगर कभी हूँ, तो मैं वहाँ संत जी, की तरह कभी भी नहीं जीना चाहूंगा। और मैं ये हमेशा कहता हूँ कि आप मुझे सरल समझ सकते हैं, बट आप मुझे ये ना समझें कि मैं आपको समझता नहीं हूँ। जहां पर मैं अपने साहित्यकारों में, अपने सरल हृदय लोगों, कलाकारों में हूँ, वहां पे मुझे उसकी जरूरत नहीं है कि जी, मैं बहुत वो रहूं। तो मैं पूरी तरह सरल तो नहीं हूँ। दुनिया की बहुत सारी बुराइयां, बहुत सारी कमियां मुझ में हैं। मैं जिनको कुछ कमियां ऐसी जिनको मैं निकालना भी नहीं चाहता। जैसे लोग कहते हैं ना, मैं मेरी कमियों पे काम कर तो नहीं जी, निकालना चाहता, क्योंकि वो ऐसे लोगों से डील करने में मुझको बहुत काम आती है। जैसे आप देखिए, सनातन में तो हमारे जितने भी देवी देवता हैं, उनमें से अधिकतर को जब हम चित्रित करते हैं, तो उनके हाथ में फूल भी हैं, अच्छी चीजें भी हैं, हथियार भी हैं साथ में। वो हमारी ये मूर्तियां भी हमको कुछ सिखाती हैं, क्योंकि दुनिया में सिर्फ एक ही चीज, एक ही रंग, एक ही तरीका कभी काम नहीं आता। बिल्कुल, बिल्कुल सही। तो मुझे लगता है कि मैं उन सारी चीजों का मिश्रण हूँ। बहुत ही प्रगल्भता के साथ आपने उत्तर दिया। आपके लिए एक दोहा मुझे याद आ रहा है कि चतुराई से वेद भी माना करता हार, चतुराई से वेद भी माना करता हार, और निरा कागजी ज्ञान से पृथक जगत व्यवहार। निरा कागजी ज्ञान से पृथक जगत व्यवहार। तो बिल्कुल सही बात है। मतलब छोटी छोटी चीजें ना अनुराधा जी, कई बार आपका जीवन दर्शन बनती हैं। मैंने जैसे आपसे कहा कि, और कई बार मैं जिक्र करता हूँ मेरे पिताजी के बारे में। पिताजी ने जो चीजें उस समय ऐसे ही हम लोगों को हमारे व्यक्तित्व में डाल दी थी, या उनको पता था, हमें नहीं पता था कि वो क्या कर रहे हैं। जैसे वो कहते थे कि अगर आप झूठ बोलना पाप है, लेकिन किसके सामने, ये भी याद रखो कि आपके घर में अगर मान लीजिए डकैती होती है, चोरी होती है, और डकैत पूछते बताओ माल कहाँ पे रखा हुआ है, तो आपका फर्ज क्या बनता है? आप सच बोले कि देखिए वहां रखा है जी, चाबी वहां रखी है, आप ले जाइए। लेकिन ये सच तो नहीं है, वहां आपको झूठ ही बोलना है। अगर जी, आप किसी ऐसी जगह पर हैं जहां, देखिए मतलब ये बहुत अजीब सी बात हो जाएगी शायद, लेकिन सच है, हमारे पुराणों में हर जगह पर है। हमारे यहाँ उसको वध का नाम दिया गया। भगवान श्री राम ने अगर पूरी लंका का, मतलब पूरी लंका का विध्वंस किया, उसको उसको जायज माना हमारे शास्त्रों ने, क्योंकि वो भी वहां की परिस्थिति के अनुसार वो जरूरी था। जी। मधु मंजरी जी आपके विषय में बहुत अच्छी बातें बोली कि सहज और सरल हैं आप। दोनों का सम्मिश्रण है आप। चलिए, एक प्रश्न और मन में आ रहा है आपकी पुस्तक को लेकर के, आपके कृतित्व को लेकर के मैं एक प्रश्न करना चाहूँगी कि आपका प्रथम काव्य संकलन बूढ़ी धूप, जिसकी भूमिका नीरज जी ने लिखी थी, तो आपने उन्हें कैसे मनाया? और एक प्रश्न और इसमें जोड़ना चाहती हूँ कि पुस्तक का नाम कुछ अटपटा सा नहीं है, तो आपने क्या सोच करके पुस्तक का नाम बूढ़ी धूप रखा? हाँ, मुझे अटपटा नहीं लगा। और जो भी क्रिएटिव लोग हैं, उनको पूरा अधिकार है अपने हिसाब से परिभाषित करने का। जी, जो आपने पहली आदरणीय नीरज जी वाली बात कही, जी, हाँ, ये मेरा सौभाग्य है कि जब वो थे तो मैंने उनको अनुरोध किया। दरअसल ये एक फेलियर से शुरुआत हुई। मैं उस पुस्तक की भूमिका के लिए, क्योंकि मैं मुंबई में हूँ, और मैं उस वक्त एक फिल्म कर रहा था, वीर में था मैं, जो सलमान खान साहब वाली फिल्म थी, उसमें मैं तो गुलजार साहब ने उसके गाने लिखे थे। तो गुलजार साहब सेट पे कई बार आते थे। जो मुंबई का जितना शूट हुआ, उसमें गुलजार साहब कभी कभी आ जाते थे। तो हमने तो मूछ वूछ लगा रखी थी, पगड़ी वगड़ी थी, तो हमें ऐसा लगता था कि गुलजार साहब हमें पहचानते ही होंगे। पर गुलजार साहब, वहाँ बहुत सारे लोग थे हमारे जैसे। तो मैंने जी, कोशिश की कि मैं गुलजार साहब को अनुरोध करूं। मैंने उनको एक मेल लिखा, और मेल में मैंने एक नज्म लिखी कि न मालूम हिमाकत है कि हिम्मत है, यूं सूरज के दरवाजे तक आना, मुझ अधजले से चराग की, मैं ये सोच कर आपके सजदे में हूं,
जो मुस्कुरा दिए आप तो संवर जाऊंगा मैं, गर न हो सकी हासिल मुझको नजरे करम आपकी, तो उम्र भर अपने हौसले पे मुस्कुराऊंगा मैं। तो ये मैंने उनको गुजारिश की कि सर मैं मिलना चाहता हूँ, उन्होंने फोन किया। ये मैंने किताब में नहीं लिखा, क्योंकि मैं उनकी इस उदारता और बड़कपन को किताब में बेचना नहीं चाहता था मेरी में। लेकिन अब मेरा फर्ज बनता है कि मैं ये बात पटल से कहूँ। उन्होंने फोन किया और उन्होंने कहा कि बेटा लिख नहीं पाऊंगा, मेरी जो भी मजबूरियां हैं, पर मैं तुम्हें कॉल इसलिए कर रहा हूँ कि तुम्हारा हौसला ना टूटे। पत्थर तुमने उछाला है, वो तुम्हें ये ना लगे कि वो किसी उसकी कोई आवाज नहीं आई, कि उसका रिजल्ट नहीं आया, इसको उछालते रहना। तो मैंने अगला धीरज जी पर उछाला, ये वाला अपने प्रयास का पत्थर। तब उनकी तबीयत खराब थी, बोले मैं तो अलीगढ़ में रहता हूँ रवि। तो मैंने कहा सर मुझे मालूम। तो मैंने कहा सर आ जाने दीजिए मिलने के लिए, क्या करोगे आके? मैंने कहा सर एक बार मिल लेने दीजिए, आ जाओ अलीगढ़ आ जाओ। मैं चला गया, उनको मिला, उन्होंने कुछ कविताएं सुनी। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं पूरी पांडुलिपि पढ़ूंगा, और उसके बाद अगर जी। मुझे लगा। तो मैंने उनको कहा कि सर जिस स्तर पे आप खड़े हैं और जहां मैं शुरुआत कर रहा हूँ, आपके स्तर के तो आसपास भी नहीं हूं मैं, लेकिन अगर आपको लगे कि बच्चे का हौसला बढ़ाना है तो प्लीज लिख दीजिएगा। उन्होंने लिख दी। बहुत अच्छी बात है कि इतने बड़े साहित्यकार ने आपके पुस्तक की भूमिका मेरे लिखी। लिए सौभाग्य। जी, और ये बूढ़ी धूप रखने का जैसे आपने उन्वान रखा पुस्तक का, तो क्या सोच करके ऐसे रखा आपने? अनुराधा जी, ये जो है ना, एक इसकी जो नज्म है इसमें पहली बूढ़ी धूप में, उस पर है ये, उसका टाइटल है बूढ़ी धूप। मेरा ऐसा मानना है, जैसे हमने कई बार सुना होगा वक्त काटे नहीं कटता, तो कहते हैं समय ही नहीं कटता। जी। समय कैसे नहीं कटता? समय तो 24 घंटे का ही होता है। आधे घंटे में आधा घंटा कटता है, ऐसा नहीं होता कि 32 मिनट में कटेगा इस बार आधा घंटा, ऐसा कभी नहीं होता। इसका मतलब ये है कि जब हम विरह में होते हैं, जब हम दुखी होते हैं, तो समय कटता नहीं है हमारा। जब हम बहुत खुशी में होते हैं तो हम एक लाइन इस्तेमाल करते हैं कि वक्त जो था वो पंख लगा के उड़ गया। तो पंख लगा के कैसे उड़ा होगा? अगर एक साल में ही कटा होगा, 6 महीने से। इसका मतलब ये बूढ़ी धूप का मतलब है कि जब आप विरह में हैं, जब आपकी धूप बूढ़ी हो गई है, क्योंकि जब तक धूप पूरी तरह ढल नहीं जाएगी तब तक दिन समाप्त नहीं होगा, यानी कि समय पूरा नहीं होगा। तो बूढ़ी धूप हो गई मतलब वो आगे नहीं बढ़ रही है, समय नहीं कट रहा है, मतलब मैं विरह में, मैं वियोग में। बहुत सारे लोग आपके फ़िल्म के विषय में बातें कर रहे हैं कि शॉर्ट मूवी बहुत अच्छी बनी हुई है, और अभी अन्नदा पाटनी जी ने एक फरमाइश की है कि वो बाबूजी पे आपकी कविता सुनना चाहती हैं। अच्छा, ओके, मैं सुनाता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि मुझे वो पूरी याद हो। मैंने जैसे आपसे कहा कि मैं काफी समय से ना बाहर हूँ, जी। लाइव से। पहले 4 महीने एक शूटिंग कर रहे थे हम लोग वडोदरा में, एक दंगल में, तो उसकी वजह से तो मैं उसको याद करता हूँ। आदरणीय पिलकेंद्र अरोड़ा जी ने देखी बूढ़ी धूप की तारीफ की। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे समर्थन में खड़े। जाने अनुराधा जी मुझे कहाँ तक में घसीटती, आपने मुझको बचा लिया सर। मैं ट्राई करता हूँ कि मैं वो ढूंढ सकूं। जी, जी, जी। मैं सुनाता हूँ आपको, मैं कोशिश करता हूँ कि वो मुझे याद आए कि मेरे पिता मेरे दोस्त नहीं थे, खालिस पिता थे केवल। मेरे पिता मेरे दोस्त नहीं थे, खालिस पिता थे केवल। पिता होना भी कोई आसान काम नहीं होता, पिता होना भी कोई आसान काम नहीं होता। कई लिबास थे पिता के, कई लिबास थे, कभी एक कमाऊ, कभी त्योहारों पर लुटाऊ, कभी दमघोटू बंधन तो कभी सुपर हीरो तो कभी एक। कई लिबास थे उनके, मगर मेरे पिता मेरे दोस्त नहीं थे, खालिस पिता थे केवल। क्या पिता हो तो सकते थे, मगर शायद होना नहीं चाहते। वो दोस्त हो तो सकते थे, मगर शायद वो होना नहीं चाहते थे, या पिता होने की जिम्मेदारी उन्हें दोस्त होने, या उन्हें डर था कि उनके प्यार की नमी पाकर छोड़ न बैठे अपने बंधन। इसलिए मेरे पिता मेरे दोस्त नहीं थे। वो माँ नहीं थे जो गंगा की तरह बह निकलते, वो समंदर थे जो बड़े होने की सजाते थे अपने दायरों के कैदी। वो माँ नहीं थे जो गंगा की तरह बह निकलते,
वो समंदर थे जो बड़े होने की सजा पाते पैरों के कैदी होकर। मेरे पिता मेरे दोस्त नहीं थे, खालिस पिता थे केवल, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरे पिता मेरे दोस्त हो जाएं। मेरे पिता मेरे दोस्त नहीं थे क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरे पिता मेरे दोस्त हो जाएं, क्योंकि दोस्तों में तो हर एक बात पर होती है बराबरी, और मैं उनके बराबर नहीं होना चाहता। क्योंकि दोस्तों में तो हर एक बात पर होती है बराबरी, और मैं उनके बराबर नहीं होना चाहता था। मैं गौरवान्वित महसूस करता था उनके पीछे खड़े होकर, मैं सम्मानित सा हो जाता था उनके हाथ जोड़कर, झुककर। मेरे पिता मेरे दोस्त नहीं थे, खालिस पिता थे केवल। मेरे पिता मेरे दोस्त नहीं थे, खालिस पिता थे केवल। पिता, पत्नी, पुत्र, मित्र, हर रिश्ता हमको पूरा करता है थोड़ा-थोड़ा। पिता, पुत्र, पत्नी, मित्र, हर रिश्ता हमको पूरा करता है। पिता ये जानते थे यकीनन कि अगर वो दोस्त हो गए तो पिता का स्थान रिक्त हो जाएगा। पिता इस बात को जानते थे यकीनन कि वो अगर दोस्त हो गए तो पिता का स्थान रिक्त हो जाएगा, और किसी रिश्ते की रिक्तता कोई रिश्ता भर नहीं सकता। किसी रिश्ते की रिक्तता कोई रिश्ता भर नहीं सकता। इसलिए मेरे पिता मेरे दोस्त नहीं थे, खालिस पिता थे। बिल्कुल सही, बहुत सुंदर कविता। वाक़ई सही कहा आपने, पिता ही घर का आधार केंद्र होता है, जो हमारे घर के नींव होता है। अपने लिए कुछ नहीं सोचते हैं, परिवार के लिए ही सब कुछ करते हैं। वो बिल्कुल मतलब परिवार खुश है तो वो खुश है, और कभी अपनी शिकायत भी नहीं करते हैं। तो बहुत अच्छी लगी आपकी कविता। और किसी ने अभी निक्की शर्मा जी थी, तो आपसे वो ठेकेदार वाला वो दोहा फिर से सुनना चाहती, वो शायद सुन नहीं पाई, तो अभी आई, अभी जुड़ी हुई है। तो उन्होंने बोला मैं कि निकी अगर आप जी को सुनते जानता हूँ। हुए तो निकी जी प्रणाम, जी, बिल्कुल निकी जी को मैं जानता हूँ अच्छे से, और निकी जी मैं बिल्कुल सुनाता हूँ। जितने भी लोग जुड़े हैं, क्योंकि बहुत भारी संख्या में लोग जुड़े हुए हैं, ये देवशील पटल की, रश्मि जी की और आपकी अपनी एक वो है करामात कि इतने इतने मित्र साहित्य के प्रोग्राम के लिए जुड़े हैं। मैं देवशील को प्रणाम करता हूँ, रश्मि जी आपको, अनुराधा जी आपके संचालन को, कि इतने मित्रों को मैं सुना पा रहा हूँ। मैं वो दोहा दोबारा सुनाता हूँ, 2 दोहे सुनाता हूँ मैं आपको। ओके। बिल्कुल, स्वागत। इतने आकर चल बसे जग के ठेकेदार, कितने आकर चल बसे जग के ठेकेदार, पल भर भी ठहरी नहीं दुनिया की रफ्तार। पल भर भी ठहरी नहीं दुनिया की रफ्तार। बहुत सुंदर। शोर शराबे चीखते लज्जित बैठा मौन, शोर शराबे चीखते लज्जित बैठा मौन, शब्द तंत्र के राज में कौन सुनेगा मौन। शब्द तंत्र के राज में कौन सुनेगा मौन। उन्होंने एक कहा था, मैंने 2 बहुत सुना। सुंदर। बुधा शर्मा सर जुड़े हुए हैं, और बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, और कुछ कमेंट स्क्रीन पे भी आ रहे हैं। बाकी बहुत सारे कमेंट इधर है, बाद में सबको मैं उत्तर दूंगी। और बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग ऐसे जुड़े हुए हैं और उत्साहवर्धन कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है। कल्याणी झा जी, अ, म- मनीराम शिरोव जी, मधु गुप्ता जी, कल्याणी झा जी, सुलेखा मिश्रा जी, सबकी उपस्थिति बनी हुई है। विपिन गोयल जी, शिवान सरल जी, बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग जुड़े हैं। देवशील मुरली खुद पटल के उस पार से जुड़ा हुआ है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग इसी तरह अपनी उपस्थिति बना के मैं रखे रखिए। अभी रश्मि जी ने लिखा है कि आदरणीय शिशिर जी जो हैं वो आ गए हैं स्टूडियो में, और जी, मैं चाहूंगा कि शिशिर जी का परिचय आप ही दें, और अगर आप ये जिम्मेदारी मुझे देंगे तो उसके बाद हम शिशिर जी को आमंत्रित करेंगे वहां पर। मैं आज थोड़ा इसलिए बहुत आराम से बैठा हूँ कि जब संचालन करता हूँ तो जो जिम्मेदारी इस समय आप पर है और जो आप परेशानी आप, मैं आज बड़ा निश्चित हूँ कि नाम लेना, सबका धन्यवाद करना। बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए मैं बता दूं जब जी, तक अनुराधा जी जी
हाँ जी, शिशिर जी तब के तक बारे में। सुना दीजिए जब हाँ, मैं फिर मैं शिशिर सर के बारे में बताना चाह रहा था कि जी, जी, जी। एक ऐसे अभिनेता, एक ऐसे इंसान, एक ऐसे कलाकार जो हर विधा में काम करते हैं, थिएटर, वेब सीरीज, फिल्म या शॉर्ट फिल्म्स हों, टेलीविज़न हो, सब जगह उन्होंने प्लस मैं क्योंकि मुझे उनके साथ काम करने का एज़ एन एक्टर भी मौका मिला है और इस फ़िल्म में भी उनका आशीर्वाद हम सबको मिला। इस फ़िल्म की जान है उनका अभिनय। तो उन्होंने अनेक फ़िल्में की हैं, बहुत सारे सीरियल्स किए हैं, बहुत सारी वेब सीरीज़ की हैं, लेकिन उनकी सादगी, उनकी सरलता अगर आप देखेंगे, अभी 1 मिनट बाद वो स्क्रीन पर होंगे, तो आपको सच में ये लगेगा कि ये होता है एक बड़ा व्यक्ति। जी, बिल्कुल। अ, मैं रश्मि अभय जी से निवेदन करती हूँ कि अभी उनको फ्रेम में लाया जाए। तो हमारे साथ देश के मशहूर कलाकार आदरणीय शिशिर शर्मा जी जुड़ गए हैं। देवशील के इस पटल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ सभी दर्शकों की तरफ से और इस पटल की तरफ से मैं आपका बहुत स्वागत करती हूँ और मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। मैंने भूख कई बार देखी और आपका जो रोल था वो देख कर के तो मन बहुत द्रवित हो गया था। मैं अभी आपसे कुछ प्रश्न करूँगी। आपका बहुत-बहुत स्वागत है। सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका और इस बात के लिए आभार कि इतने व्यस्त समय में से बिल्कुल, आए। व्यस्त समय से आपने समय निकाला, बहुत स्वागत आपका, बहुत आभार। बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया आप लोगों का। रवि जी ने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। मैं बहुत समय के बाद एक्चुअली लाइव आया हूँ। वो जो पैंडेमिक में हुआ था, वो तो हुआ ही था, लेकिन उसके बाद जो गाड़ी रुकी है, पैंडेमिक के बाद, वो अब जाके पटरी पे आई है मेरे लिए। तो बहुत-बहुत आभार आप दोनों का, विनीता का भी। जी, और सर बहुत सारे मैंने श्रोता आपके लिख रहे हैं कि आपको साक्षात देख रहे हैं, तो उनको बड़ी खुशी हो रही है आपको देख कर के, आपका सभी लोग स्वागत कर रहे हैं आपका। बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत। रवि का मैंने अभी थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन सुना मेरे बारे में। खैर मेरे ज़हन में छोटा ना होता है, ना कोई बड़ा होता है। इंसान होता है, वो उसकी अपनी दृष्टिकोण है कि वो कैसे उसको देखे। मेरे हिसाब से मैं बहुत ही सिंपल सा आदमी हूँ, मेरे पिताजी बहुत ही सिंपल से आदमी थे। उन्होंने खुद अपना बिज़नेस शुरू किया था 1955 में, उसके पहले वो एक ट्रैवलिंग सेल्समैन हुआ करते थे। तो वो सादगी, वो सिंप्लिसिटी शायद मुझ में आ गई और इफ आई कैन से इट इन इंग्लिश, इट रब्ड ऑन टू मी इन अ बिग वे। और बोर्डिंग स्कूल में रहने के बाद मुझे ऐसा लगा कि एक वक्त आता है इंसान के जीवन में जहाँ डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है और मेरे लिए वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है अपनी ज़िंदगी का। डिसिप्लिन के बिना कुछ भी नहीं। आप मेरी बेटियों के बारे में भी पूछेंगे तो उनको भी मैंने वही सीख दी है जो मेरे पिताजी ने मुझे दी थी। मेरी कबर्ड आप देखेंगे तो बिल्कुल बहुत ही आपको देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी कि कहाँ क्या रखा हुआ है। मुझे इमीडिएटली पता चल जाता है। अगर मैं बाहर हूँ, आउट ऑफ इंडिया हूँ, आउट ऑफ बॉम्बे हूँ और अगर अपनी वाइफ को कहा कि भैया वहाँ से मेरी एक शर्ट दे देना, तो वो शर्ट उनको बिल्कुल सामने दिखेगी। तो वो एक डिसिप्लिन खैर आप कह सकते हैं कि ओसीडी है, थोड़ा बहुत है मुझे। अगर एक चप्पल उल्टी पड़ी है तो मैं वो सीधी करके ही जाऊँगा और एक ही लाइन में रखूँगा। तो वो एक छोटी-सी ओसीडी है मुझ में, एक डिसिप्लिन है। तो थैंक यू रवि फॉर दो शब्द आपने मेरे बारे में कहे, जो इंट्रोडक्शन किया, उसके लिए बहुत-बहुत आभार। थैंक्स। एक बार मैं अपने श्रोताओं को, दर्शकों को बता देना चाहती हूँ कि स्वाभिमान, घर की लक्ष्मी बेटियाँ, यहाँ मैं घर-घर खेली, सरकार, राज, गोल्डफिश, वारिस और कन्यादान, अभिसार, अभिमान, सुकन्या और मैरी कॉम, दंगल जैसी 40 से अधिक फ़िल्मों में और बहुत सारे टीवी धारावाहिकों में आपने काम किया। आप बड़े मजे हुए कलाकार हैं। तो मैं भूख को लेकर के आपसे 1-2 प्रश्न करना चाहूँगी ताकि हमारे दर्शकों को पता चले कि जी। भूख जो है शॉर्ट फ़िल्म है, 24 मिनट की फ़िल्म है जी। और आप इतने बड़े कलाकार हैं, तो आपने कैसे स्वीकार किया कि मुझे भूख में काम करना है? आपकी क्या भूख थी?
नहीं देखिए, आप फिर से वही कह रही हैं कि मैं बड़ा कलाकार हूँ। नहीं, मैं बड़ा कलाकार नहीं हूँ, मैं एक सर आप कलाकार बहुत हूँ। सहज हैं, होता है नहीं, आप लोगों ने ये सेलिब्रिटी स्टेटस दिया हुआ है कलाकारों को। नहीं मैं एक कलाकार हूँ, एक एक्टर हूँ जो जी, अपना काम जानता हूँ। और सिर्फ भूख ही नहीं की, मैंने बहुत सारी शॉर्ट फिल्में की हैं जहां मुझे लगता है कि स्टोरी अच्छी है, थोड़ा मोटिवेशन है, मैं वो करना चाहूंगा। नए डायरेक्टर हैं, नए प्रोड्यूसर हैं, उनको मैं थोड़ा सा और इम्पेटस प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, ताकि सब लोग करण जौहर नहीं होते। सब लोग के पास उतना पैसा नहीं है कि हाँ, मैंने रवि को 10 लाख रुपए दे दिए, चलो बनाओ, 10 करोड़ रुपए दे दिए, चलो बनाओ फिल्म। वैसे कोई इतना दिलदार नहीं होता आजकल। तो मुझे लगा कि स्टोरी बहुत अच्छी है। अब कैसे इसको प्ले किया जाए वो एक अलग बात है। वो तो सेट पे ही जाके सब कुछ एक जुड़ जाता है। जी, जब आप कॉस्ट्यूम पहनते हैं तो वो आप किरदार हो जाते हैं। शिशिर शर्मा भूल जाते हैं और वो किरदार बन जाते हैं। तो मैं वो कपूर साहब बन गया था उस फिल्म में। और इतनी खूबसूरत सी लिखी गई फिल्म, बहुत ही अच्छी फिल्माई गई फिल्म। शिल्पा के साथ बहुत अच्छा लगा काम करके, साइकाट के साथ बहुत अच्छा लगा काम करके। और अल्टीमेटली जो फिल्म बन के आती है एडिटिंग टेबल पे, वो बहुत ज्यादा मायने रखती है मेरे लिए। आप कितना भी अच्छा काम क्यों ना करें, लेकिन अगर एडिटर ठीक से एडिट नहीं करेगा वो फिल्म, तो वो बहुत गड़बड़ वाली चीज है। और क्योंकि रवि थे वहाँ, साइकाट थे वहाँ, तो उन्होंने ये फिल्म को मतलब एक दिशा दिखा दी। फिल्म यहाँ थी जब लिखी गई, परफॉर्म की गई यहाँ थी, एडिट करके फिल्म यहाँ आ गई। तो मेरे लिए शॉर्ट फिल्म करना, मेरे लिए एज एन एक्टर, शिशिर शर्मा के लिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं शॉर्ट फिल्म करता हूँ। 2 दिन में आपको कहानी सुनानी है, 24 मिनट में या 15 मिनट में या 10 मिनट में या 5 मिनट में आपको वो कहानी सुनानी है। कैसे सुनाएंगे आप? फीचर फिल्मों में कहानी चाहे वो 2 घंटे की हो, 3 घंटे की हो, 1.5 घंटे की हो, फिर भी कहानी नहीं समझ में आती है। क्यों? जो शॉर्ट फिल्म करना मेरे लिए, और जब मैं शॉर्ट फिल्म करता हूँ और उसके सामने एड भी करता हूँ, कमर्शियल्स भी जी, करता हूँ, वो कमर्शियल 60 सेकंड की होती है। 60 सेकंड में आपको वो पूरी कहानी बतानी है लोगों को कि वो प्रोडक्ट क्या है, क्यों इतने मायने रखता है आपके लिए। तो मेरे लिए शॉर्ट फिल्म, मैं अगर रवि कहेंगे मुझे कल कि मैं एक और शॉर्ट फिल्म करना चाहता हूँ आपके साथ, बेशक मैं हूँ आपके लिए और हमेशा रहूंगा शॉर्ट फिल्म के लिए। वाह! बहुत अच्छी बात, आपकी सहजता के समक्ष मैं तो नतमस्तक हूँ, बहुत अच्छा लगा। और एक बार मैं अपने श्रोताओं को बता दूँ कि भूख मैंने तो कई बार देखी, 2-3 दिन से मैं कई बार देखा फ़िल्म। और आपकी भूमिका मुझे शुरुआत में थोड़ी संदेहास्पद लगी थी, किसी का माइक तो सच में एक क्षोभ आया। और जैसा कि फ़िल्म का नाम भी भूख था, तो मतलब कि दिमाग में वही सब चल रहा था कि ज़रूर कुछ ऐसा होने वाला है, ज़रूर कुछ ऐसा होने वाला है। पर जब कहानी थोड़ी आगे बढ़ी, तब वास्तविकता का भान हुआ कि नहीं, जो मैं सोच रही हूँ वो गलत है। और फ़िल्म जो है पूर्ण रूप से मानवीय संवेदनाओं को दर्शाता है। 24 मिनट की इस लघु फ़िल्म ने अंतस को इतना झकझोर के रख दिया। और सच में आँखें भीग गई थी और विवश कर दिया था कि हम लोग सोचे बैठ कर के इसके लिए ज़िम्मेदार कौन है? ऐसी स्थिति के लिए ज़िम्मेदार कौन है? मुझे लगता है जहाँ फिल्म शुरुआत में फिल्म जब शुरू हुई थी, तब लोगों को शायद ऐसा लगा होगा कि यार ये इंसान ठीक नहीं है, ये बहुत ही बिल्कुल सर, गलत इंसान बिल्कुल, है। मेरे मन में भी यही और था। जब मैंने और ट्रेलर भी जब देखा तो भी मुझे लगा कि जब आप किचन में आते हैं हाँ, वो और किचन वाला सीन, मुझे हाँ, लगता तो है हमने जानबूझकर ऐसे प्ले किया था, क्योंकि बाद में हमें पता था कि वो बिल्कुल नलीफाई होने वाला है। वो सीन लोगों को जब अ, आगे फिल्म देखेंगे, जब आगे फिल्म बढ़ेगी, तब उनको पता चलेगा कि ये एक्चुअली वो भूख नहीं थी, ये जी, भूख कुछ और ही थी। और जब ओके मान मैं शिल्पा को बेटा कहता हूँ, तब जी, वहां से वो फिल्म बिल्कुल चेंज हो जाती है।
बिल्कुल, ये क्योंकि ये इंसान वो इंसान नहीं है जो लोग समझते हैं। लोग समझते हैं। लोग समझते हैं कि सिर्फ एक ही भूख है इंसान के अंदर। बिल्कुल सर। बहुत सारी बस वही भूख होती है। बिल्कुल सर। एक खाने की भी जी। भूख होती है, एक कंपेनियनशिप की भी भूख होती है, एक लोनलीनेस की भूख जो होती है, जो कपूर साहब के जीवन में थी, वो हमने और रवि ने तो बहुत कमाल का लिखा था। वो जी। सीन मैंने आज ही देखी फिल्म भूख, अ, और वो सीन सचमुच, आई डोंट नो हाउ आई डिड इट बट आई डिड इट, क्योंकि वो मैं एक ही टेक था। हाँ, मैं यहाँ बहुत माफी के साथ, क्योंकि हमें शिशिर सर को सुनना है, लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि वो अपने मुंह से बोलेंगे नहीं, मुझको मालूम। वो सीन कैसे हुआ था मैं बता देता हूँ आपको जी। कि सर ने थोड़ी देर पहले हमसे बात करना बंद कर दिया था, और हमें, क्योंकि वो कभी नाराज नहीं होते हैं, कभी मैंने उनको नाराज देखा, मैंने उनके साथ एज एन एक्टर भी काम किया और अपनी फिल्म में भी किया। उसके बाद जब ये सीन हुआ, वो जो घोड़े वाला सीन है ना, कि मैं दौड़ता रहता हूँ यहाँ से वहां तक, जी। यहाँ से वहां, वो उन्होंने कुछ चीजें, बहुत सारी चीजें खुद क्रिएट की थी। वो कैमरे के सामने रो रहे थे सीन करते हुए, खूब रोए, वो खूब रोए, और लंबा सीन था। वो बोले मैं वन टेक, मतलब इसको वन शॉट ही दूंगा मैं आपको, अगर बाद में काटना है तो आप काट लो। और हम में से कई लोग, मैं तो वैसे ही बहुत रोकड़ हूं, मैं कितने लाइव में रो देता हूँ, पिता की कविता सुनाते हुए रो देता हूँ मैं तो। हम लोग कैमरे के पीछे रो रहे थे। सीन कट होने के बाद थोड़ी देर हम सब अपनी अपनी जगह रोते रहे। फिर उसके बाद ये बात हुई कि क्या ये शॉट होके हो गया है या दोबारा करना है। इस तरह वो सीन जो है वो हुआ था। नहीं, बहुत बहुत सुंदर। खूबसूरती से लिखा था वो सीन, और साइकाट ने भी बहुत अच्छी तरह से उसे फिल्माया था। वो फोटोग्राफ से आते आते मेरी कुछ पुरानी, मेरे बच्चों की फोटोग्राफ्स थी जो मैंने देखी वहाँ दीवार पे, और कभी कभी ऐसा एहसास होता है कि ऐसी नौबत किसी की जिंदगी में ना आए, बिल्कुल सर। और खासकर जब हम थोड़े से बूढ़े हो जाते हैं, 70 की उम्र तक पहुंच जाते हैं या 60 की उम्र के बाद, और अपने बच्चे हमें छोड़ के चले जाते हैं, उनको पता भी नहीं चलता है कि माँ बाप ठीक है नहीं है, उन्हें फोन करना चाहिए नहीं करना चाहिए। और यहाँ तो लड़का बैंड्रा में रहते हुए भी नहीं मिलने आता, बिल्कुल सर। तो बाहर की तो आप सोचिएगा ही नहीं। जी यहाँ सर। बैंड्रा से मड आइलैंड जो 25 किलोमीटर की दूरी है, फिर भी नहीं आते हैं, फिर भी अपने बच्चों को नहीं भेजते हैं, तो उसकी स्थिति क्या होगी। मुझे लगता है कि जो एक एक छोटा सा मिशन था, जैसा सर ने कहा, कि जब आप कोई सपना देखते हैं तो उसको बहुत सारे लोग मिलके पूरा करते हैं। ये सिर्फ थॉट ही ये था कि मैंने कई जगह पे ये सुना कि मैं अपने पिता का बड़ा ख्याल रखता हूँ। अगर वो कभी बोलते हैं ना कि बेटा आज मिठाई ले आना, तो मैं 2 डिब्बे लेकर आता हूँ। मैंने गाड़ी दे रखी है उनको, उनकी गाड़ी खराब हो जाए ना तो मैं बोलता हूँ आप मेरी रख लो, मैं ऑटो से चला जाता हूँ। जो एक उसमें डायलॉग है कि क्या इतनी सुविधाएं देना ही सब कुछ है। हमारा जो कैरेक्टर है कपूर, आप देखें, वो उनके पास बड़ा बंगलो है, गाड़ी है, नौकर है, सब कुछ है, प्लस उनका रुतबा आप देखिए। वो अपने बेटे को ये नहीं बोलते कि इस लड़की को नौकरी पर रख लोगे क्या, वो बोलते हैं मैंने रख लिया है, अपॉइंटमेंट लेटर बनवा देना। और बोलता है जी पापा। इतना आज्ञाकारी भी है। लेकिन ये तमाम चीजें होने के अलावा भी तो कुछ है, वो है कि मुझको समय क्यों नहीं देते, मुझे वो तुम्हारा एक समय। बिल्कुल एक पर्सनल टच भी तो होना चाहिए। मैंने एक छोटी सी फिल्म की थी बहुत पहले, 3-4 साल हो गए मुझे लगता है। उसका नाम था छोटी सी गुजारिश, जी। जहां मैंने और स्मिता जी ने हस्बैंड वाइफ प्ले किया था। और स्मिता जी एक कैंसर पेशेंट हैं जो लास्ट मैं स्टेज देखी पे थी हैं। वो फिल्म, बहुत प्यारी फिल्म। लड़का चला जाता है अमेरिका, पढ़ा लिखा के हम उसे अमेरिका भेज देते हैं, जी। पैसे मांगता हूँ, पैसे भेजता है। लेकिन एक नौबत आती है, और मैं सच कह रहा हूँ, एक नौबत आती है जहां वो कहता है टेलीफोन पे कि प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब मी, गो टू हेल। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि तुम्हारी मम्मी बीमार है, उनके लिए दवाइयां खरीदनी है, तो कुछ पैसे भेज दो, मेरे पास नौकरी नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता। सो ही सेज गो टू हेल, और वो फोन बंद कर देता है। और वो छोटी सी गुजारिश ऐसी है उनकी पत्नी की, कि जब मैं मरूंगी तो मेरी चिता को आग वो देगा, ये आपकी जिम्मेदारी है कि वो यहाँ इंडिया कैसे आए।
अचानक उसका फोन आता है कि मैं 2 घंटे के लिए लखनऊ आ रहा हूँ, आप बैंक मैनेजर से मॉर्गेज की बात करके रखिएगा, मैं पैसे नहीं भेज सकता, आपको अपना घर गिरवी रखना पड़ेगा। वो आता है घर पे, मैं कहता हूँ आंगन में बैठा हूँ, क्योंकि नॉर्थ में धूप में सर्दियों में आंगन में बैठते हैं, स्वेटर वेटर पहन के मफलर लगा के ऐसे बैठ जाते हैं आंगन में। तो मैं बैठा हुआ हूँ, वो आता है, मैं कहता हूँ जाओ अपनी माँ से मिलो। वो घर के अंदर जाता है, देखता है, पुकारता है, कहीं नहीं मिलती है उसकी माँ। टर्न करता है, माँ लेटी हुई है, सफेद चादर उनके ऊपर सफेद चादर पड़ी हुई है। वो आता है मेरे पास, मैं क्या कहता है मुझे कि मेरे पास सिर्फ 2 घंटे हैं, अपने मेरे सारे फोन कॉल्स बंद कर दो अपने कंपनी से, कहता है। इन 2 घंटों में मुझे पता चल गया कि उसके पास सिर्फ 2 घंटे हैं और ये सारा कुछ 2 घंटों में ही कर। मैं उसको लेके जाता हूँ शमशान, वहां चिता को आग देता है, मैं रो रहा हूँ। वो आता है मेरे पास और कहता है मेरा टाइम हो गया, मैं जा रहा हूँ। ऐसे तो बच्चे, अब उन बच्चों को आप क्या सीख देंगे, क्या सलाह देंगे, कैसे मनवाएंगे? तो ये एक मुझे लगता है एक बहुत बड़ी परेशानी है। ओल्ड एज होम क्यों होते हैं? क्यों? इसी वजह से तो होते हैं ओल्ड एज होम्स। तो एक ऐसी छोटी सी फिल्म है भूख भी, एक बहुत ही कमाल की फिल्म। और मैं जो रवि मुझे जो रिव्यूज भेजते हैं, जो फेसबुक पे रिव्यूज वो डालते हैं, मैं पढ़ पढ़ के मतलब मैं कहता हूँ कि ऐसी फिल्में क्यों नहीं बनती हैं, क्यों बंद कर दी है ऐसी फिल्में को बनाना? सिर्फ सेक्स या फाउल लैंग्वेज या दारू पीना नहीं है जिंदगी। एक बुजुर्ग की जिंदगी में बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन वो एक भूख है जो अपने अपनों से उसे नहीं मिलती। ये सच बात है। और मैं एक चीज यहाँ कहना चाहता हूँ कि जितनी भी हमको यहाँ पर अभी जितने भी हमको कमेंट्स मिले हैं, जितने लोगों ने अब तक फिल्म देखी है और जितने इस पटल पे सर आप आने वाले हैं, इस वजह से बहुत ज्यादा संख्या में लोग जुड़े हुए हैं। मैं देख रहा हूँ, मुझे वो संख्या दिख रही है। मैं उन सबसे हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ कि हमें इस फिल्म से एक पैसा नहीं चाहिए, हमने इसको बिल्कुल फ्री रखा हुआ है, सिर्फ देखें और फॉरवर्ड करें। दूसरी बात, ये जो फिल्म है, मैं इस बात को मानता हूं कि अगर आदरणीय शिशिर सर नहीं जुड़ते, अगर वो हाँ नहीं करते, तो यकीनन उनके आने से जो रीच बढ़ी वो अपनी अलग, उनका अपना एक रुतबा है। साथ में ये सबकी मेहनत है, क्योंकि वो मुझको एज ए प्रोड्यूसर लोग मुझको भेजते हैं, लेकिन मैं रोज फोन करके सबको बताता हूँ कि आज आपके हिस्से की इतनी तारीफ आई थी। साई कट ने बहुत मेहनत की, जो हमारे डायरेक्टर हैं, एकदम युवा डायरेक्टर हैं। शिल्पा जी ने की, जिस राइटिंग की बहुत तारीफ हो रही है। स्टोरी मेरी थी, लेकिन स्क्रिप्ट में मैंने और हमारे जो मित्र हैं फरीद खान, उन्होंने साथ में लिखा। और फरीद खान का एक बहुत अच्छा हाथ है राइटिंग में, तो फरीद भाई का इसमें बराबर का योगदान। रिज्जू ने जो म्यूजिक दिया है, खासतौर से बाद के सीन्स में वो रुला देता है, मनोज मिश्रा ने क्या है। तो जितने भी लोग इसमें जुड़े हुए थे, उन सबकी वजह से ये फिल्म है और उन सबकी मेहनत है। जो भी अच्छा बुरा है वो सबकी वजह से है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि सिर्फ मेरी वजह से वो फिल्म अच्छी नहीं, और एक कलाकार या एक शख्स की वजह से कोई भी प्रोजेक्ट चाहे कितना भी बड़ा हो वो नहीं हो सकता। वो सबको जुड़ने के बाद वो एक प्रोजेक्ट बनता है, एक प्रोडक्ट बनता है। तो भूख भी एक ऐसी ही फिल्म है। और आशुतोष ने जो आखिर में जो मैं क्या कहूँ उसके बाद, जी बिल्कुल, बहुत बहुत मतलब भावुक कर देने कमाल, जी। एब्सोल्युटली वंडरफुल। और आशुतोष और मैं स्वाभिमान से जुड़े हुए, मनोज, आशुतोष, कुमुद, हर्ष, हम लोग सब स्वाभिमान के बंदे हैं। जी सर, उस समय और मैं स्कूल या कॉलेज में थी, मुझे अच्छे से याद है जी। और स्वाभिमान के होने के बाद हम अभी भी जुड़े हुए हैं, एक हमारा ग्रुप भी है।
जी। मनोज से भी मिलता रहता हूँ, आशुतोष से भी मिलता रहता हूँ, क्योंकि रेणुका के साथ मैंने काम किया हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि जब सब लोग एक लाइक माइंडेड एक पेज पे आते हैं, तब एक प्रोडक्ट बनता है, तब एक फिल्म बनती बिल्कुल, मैं बिल्कुल लेकिन सही। इसमें एक चीज जोड़ना चाहता हूँ अनुराधा जी, मैं कुछ चीजें वो प्लीज़। रखना चाहता हूँ जो सर अपने मुंह से कभी नहीं कहना चाहते। मंशा जो होती है वो बहुत मायने रखती है कि हम किस तरह से सर एक प्रोफेशनल एक्टर हैं, कमर्शियल एक्टर हैं, ऐड करते हैं, मुझे पता है कि अच्छे खासे पेमेंट में करते हैं, बड़ी फिल्में करते हैं, राजी जैसी फिल्म, बड़ी बड़ी फिल्में उन्होंने की हैं। लेकिन ये जो एक आपने कहा था ना सामन, जैसे हम लोग शुरुआत में बात कर रहे थे, एक तरफ कमर्शियल काम है, वहां वो अलग तरीके से काम करते हैं। ये अपनी एक वो है कि चलो मुझे इस तरह के सब्जेक्ट्स को उठाना है, ईश्वर ने मुझको एक चेहरा दिया है जिसको लोग पहचानते हैं, तो मैं उसके जरिए उठाऊं। जैसे एक बहुत छोटा सा इसका वाकया है कि जब हम लोग शुरू में सर ने कहा कि रवि मैं चाहता हूँ हमारी रीडिंग हो, रिहर्सल्स हो। अक्सर क्या होता है एक्टर्स का होता है कि मैं सेट पे आ जाऊंगा, वहीं कर लेंगे यार, क्या जरूरत है, मुझे मालूम है सब, मैं बहुत दिन से कर रहा हूँ। सर ने बोला कि रवि मैं चाहता हूँ कि हम इस पे करें, तो हम लोगों ने मीटिंग रखी। और ये प्रोडक्शन हाउस की जिम्मेदारी होती है कि वो कोई जगह, ऑफिस या कोई भी चीज बुक करे और वहां पे सबको बुलाए, ये प्रोडक्शन हाउस की जिम्मेदारी है। तो हमने जहां पे इंतजाम किया वो किसी वजह से अचानक फेल हो गया, तो मैंने सर को सुबह कॉल किया, सर जो टीम की मीटिंग है जिसमें डायरेक्टर भी हैं, दूसरे एक्टर भी हैं और मैं भी हूँ, आपको भी आना था, वो जगह, बोले क्या दिक्कत है मेरे घर आ जाओ। अब मैं ये नहीं बोल सकता था उनको कि हम आपके घर क्यों, मतलब ऐसे कैसे जा सकते हैं, वो हमारी जिम्मेदारी है कि भाई हम कहीं, कोई भी एक्टर नहीं अलाउ करता है। तो जी। सोचिए वो पूरी मीटिंग हमने उनके घर बैठ के की, चाय पानी का इंतजाम से लेके सारी चीजें, और हमें ऐसा लग रहा था कि हम अपने घर में हैं। तो ये जो मंशा है ना सर, या जैसे आपने आशुतोष भैया का कहा, आशुतोष राणा जी का, मुझे नहीं लगता कि वो जनरली किसी का पीओ इस तरीके से करते होंगे, पर वो जो अपनापन है, वो जो उनकी मंशा थी कि चल छोटा भाई है कुछ कर रहा है तो ठीक है, ये मंशा से मुझे लगता है सारे लोग जुड़े हुए थे, कोई भी पैसे के लिए नहीं जुड़ा हुआ था, शायद इसलिए थोड़ा जो भी हो पाया है वो सब की वजह है। मेरे लिए पहले एक्टिंग एक पैशन था, प्रोफेशन मैं बिजनेसमैन हूँ, पिताजी के साथ जुड़ा हुआ था। अब मैंने आपकी बात भी सुनी, शुरुआत में आपने कहा था, रवि से पूछा भी था कि एक ऐसी स्थिति आती है जहाँ माता पिता चाहते हैं कि वो इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, फलाना बने, जो भी बने। मेरे पिताजी का भी यही एक सपना था कि मैं उनके साथ जुड़ जाऊं, बिजनेस करूं। लेकिन क्योंकि वो थिएटर से जुड़े हुए थे, इप्टा नाम का एक थिएटर ग्रुप है बम्बई में, मेरी माताजी और पिताजी दोनों थिएटर से जुड़े हुए थे। खैर पिताजी ने उतना थिएटर नहीं किया जितना वो करना चाहते थे, क्योंकि बिजनेस भी था उनके हाथ में। लेकिन वो एक पैशन बन गया, और पैशन की वजह से वो अब प्रोफेशन बन, क्योंकि बिजनेस तो खैर पैंडेमिक में खत्म ही हो गया था, तो मैंने सोचा कि बंद ही कर दो। अभी भी ऑफिस रखा हुआ है, लेकिन कभी कभी जाता हूँ वहां, बैठता हूँ, कुछ सोचता हूँ, कुछ नहीं करता हूँ। घर से बाहर निकलना मेरे लिए एक महत्वपूर्ण वाली चीज है, क्योंकि आप घर में 18 घंटे बिताते हैं, कुछ घंटे अगर बाहर आप बिताएं तो एक फ्रेशनेस आती है। तो मेरे लिए वो एक पैशन था, और थिएटर क्योंकि पैशन था, एक स्टेपिंग स्टोन नहीं था। जब हम थिएटर करते हैं तो मैं लोगों को कहता हूँ, एक्टरों को कहता हूँ कि प्लीज डू नॉट यूज थिएटर एज अ स्टेपिंग स्टोन। वो एक पैशन है। आप कमर्शियल सिनेमा करना चाहते हैं, वो आपका एक प्रोफेशन है। वो पैशन और प्रोफेशन को आप अलग अलग रखेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। अगर आप पैशन को सिर्फ प्रोफेशन के तौर पे रखना चाहते हैं और एक स्टेपिंग स्टोन बनाना चाहते हैं, तो वो मेरे लिए गलत बात है। मैं नहीं मानता, बाकी लोग मानते होंगे, लेकिन ये मेरा दृष्टिकोण, मैं नहीं मानता। तो मेरे लिए पैशन और प्रोफेशन, अब वो प्रोफेशन हो गया क्योंकि मैंने बिजनेस बंद कर दिया, लेकिन पैशन अभी तक थिएटर ही है। मैं थिएटर कभी नहीं छोड़, आप थिएटर छोड़ सकते हैं लेकिन थिएटर आपको नहीं छोड़ता। आपको नहीं छोड़ रहा, सही बात है। बहुत सुंदर। रवि ने भी काफी थिएटर किया, एनएसडी के हैं, बहुत सारे नाटक किए हैं, लेकिन वो एक जो पैशन है थिएटर का, जो डिसिप्लिन है थिएटर का, जो कमिटमेंट और फोकस है, वही आप अगर फिल्मों में लेके आए तो कितना बड़ा एहसान करेंगे आप अपने आप। जी, बिल्कुल। दादाजी, अभी की मित्र ने लिखा कि अगर सर के सामने ट्रेलर एक बार अगर
रश्मि जी, अगर हाँ, आप एक बार मैं रश्मि जी से अनुरोध करूँगी कि वो एक बार ट्रेलर चलाएँ ताकि हमारे जितने भी दर्शक जुड़े हुए हैं, वो एक बार देखें और आप लोग जा कर के फ़िल्म देखिए और मिस्टर बलराज कपूर के साथ अपॉइंटमेंट है मेरी। गुड इवनिंग सर। हेलो। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ सर। मेरी वाइफ को ये जगह बहुत छोटी लगती थी। मैंने कहा छोटी जगह से प्यार ज्यादा बढ़ता। नो सर। सबके अंदर एक भूख होती है। जिंदगी में आपको जो चाहिए वो मिल जाए, लेकिन अगर कोई पागल कहने वाला ना हो ना, तो सब बेकार है। सर 24 मिनट की ये फिल्म है और सिर्फ 2 मुख्य कलाकार हैं, 2 सहायक कलाकार हैं। तो मुझे लगता है कि मतलब कि बहुत महँगे सेट्स की ज़रूरत नहीं है, आपको करोड़ रुपए खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे फिज़ूल खर्ची करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी कहानी दमदार है, तो फ़िल्म प्रभावशाली ढंग से दर्शकों के ऊपर छाप छोड़ सकती है। तो ये फ़िल्म देख कर के मुझे इतना अच्छा लगा और मैं सबसे निवेदन करूँगी कि एक बार जा कर के आप फ़िल्म देखिए। मुझे 4 पंक्तियाँ याद आ रही हैं इस फ़िल्म को देखकर। माफी चाहूंगा, एमएक्स प्लेयर पर ये हमारी फिल्म है और जी, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको कुछ इसलिए सब्सक्रिप्शन नहीं करना है, तो आपको जी। उसको इंस्टॉल भी अगर आप नहीं करेंगे तो भी वो जो आप सिर्फ भूख टाइप करेंगे एमएक्स प्लेयर पर तो मिल जाएगी। ये तो हम सबकी वॉल पर उसके लिंक भी हैं, लेकिन प्लीज देखें और देख के 2 शब्द उस बारे में अगर आपके मन को छूती है तो जरूर लिखें। हमने सिर्फ सामाजिक आप मुद्दे को एक प्रतिक्रिया उठाने के ज़रूर लिए दें फिल्म इस फ़िल्म को देख कर के, मानवीय संवेदनाओं से जुड़ी हुई फ़िल्म है। आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और निश्चित तौर पे आपकी आँखें भर जाएँगी फ़िल्म देख कर के। मुझे 4 पंक्तियाँ सर याद आ रही हैं, सूरज दत्तू की 4 पंक्तियाँ आ रही हैं कि चेहरों पर मुस्कान दिलों में लेकर खाई बैठे हैं, चेहरों पर मुस्कान दिलों में लेकर खाई बैठे हैं, करके सारे लोग हिसाबे पाई-पाई बैठे हैं। आज वसीयत करने वाले हैं बाबूजी दौलत की, आज वसीयत करने वाले हैं बाबूजी दौलत की, पहली बार इकट्ठे घर में सारे भाई बैठे हैं, पहली बार हाँ, इकट्ठे घर में सारे भाई बैठे हैं। तो मुझे ये नहीं समझ में आता है कि इसके ज़िम्मेदार पेरेंट्स हैं या फिर हमारी शिक्षा है। मुझे ये नहीं समझ में आया कि बच्चे क्यों ऐसा करते हैं कि माँ-बाप को जो माँ-बाप उनको शिक्षित करते हैं, उनको ही वो अशिक्षित घोषित कर देते हैं और अपने से दूर कर देते हैं। क्यों इतने वृद्धाश्रम बने, मुझे ये नहीं समझ में आया। तो भूख फ़िल्म देख कर के कहीं न कहीं मतलब कि मन में बहुत ज़्यादा क्षोभ हुआ कि ऐसा क्यों हुआ? कि मेरे आपको हिसाब ऐसा से करने की ज़रूरत मेरे पड़ी है। हिसाब से लोग अ, डरते हैं, बच्चे डरते हैं अपने माँ-बाप से बात करने से, बच्चे डरते हैं अपने दोस्तों से बात करने से। माँ-बाप को थोड़ी-सी झिझक होती है कि ये टॉपिक पे बच्चों के साथ बात करें या ना करें। वहाँ मुझे लगता है एक डिवाइडर आ जाता है, एक वॉल जैसी बन जाती है, दीवार बन जाती है। तो उस दीवार को तोड़ने के लिए मैं सबसे यही गुज़ारिश करूँगा कि प्लीज़ अपने बच्चों से बात कीजिएगा। अगर बच्चों से बात नहीं करेंगे, तो वो कहीं और चले जाएँगे और उसके बाद उनको वापस लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जी, बिल्कुल सर। तो मेरा अनु मे 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 मेरी तरफ से अनुरोध यही है कि प्लीज़ भूख देखिएगा। अच्छी-बुरी फ़िल्म हो, वो आप डिसाइड करें। लेकिन देखिएगा ज़रूर, क्योंकि ऐसे सब्जेक्ट पे बहुत कम फ़िल्में बनी हैं। मुझे नहीं लगता कि मेरे हिसाब से मेरे ज़हन में तो अभी तक ऐसी कोई फ़िल्म आई नहीं, बिल्कुल सर। जहाँ लोनलीनेस के ऊपर, अकेलेपन के ऊपर एक फ़िल्म बनी। जी, जी। आई नो वो थोड़ी बहुत मिसलीड करती है फ़िल्म शुरुआत में कि कपूर साहब अच्छे इंसान नहीं हैं, वो जी, बहुत कुछ है उसमें। लेकिन उस बहुत कुछ के पीछे उनके दिमाग में वो नहीं है जो आप लोग सोच रहे हैं। उनके पीछे वो पेंटिंग है, घोड़े की जो पेंटिंग है, वो उनके दिमाग के पीछे। तो प्लीज़ जाके देखिएगा। मेरी आप सभी लोगों से गुज़ारिश है, बहुत अच्छी फ़िल्म बनी है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि रवि सामने बैठे हुए हैं और मैं भी बोल रहा हूँ इस फ़िल्म के बारे में। कभी-कभी मैं
तारीफ नहीं करता हूँ अपनी फिल्मों के बारे में, लेकिन ये एक फिल्म है जहाँ आप लोगों को अंदर से छू देगी। प्लीज जाके देखिए। थैंक यू। और हम सबकी जो कोशिश है, जो हम बार बार बोल रहे हैं कि जब हम लोगों ने, मैं एक चीज़ यहाँ बता दूं कि जब से ये फिल्म लिखी गई थी और जब तक ये शूट हुई, मैं हमारी इसमें हमारी जो बड़ी बहन जो है पूजा, जो हमारी पार्टनर भी हैं इसमें, हम दोनों में फ्लाइंग कलर्स जो है वो उनका है। हमारे पास एक ही नाम था, वो शिशिर सर थे। और पूजा ने मुझसे कहा कि शिशिर जी मानेंगे? मैंने कहा मेरा उनके साथ बहुत घनिष्ठ रिश्ता है। घनिष्ठ रिश्ता क्या था कि पंचम एक शो आता था, उसमें आई थिंक पंचमी था गुलशन सचदेवा जी का, तो उसमें सर जो है वो लीड में थे, मतलब उनका रनिंग के था। मैं उसमें 3-4 दिन का काम करके आया था, मैं तब दिल्ली से शिफ्ट ही हुआ था। तो एक सीन मेरा उनके साथ भी शूट हुआ था, तो मुझे वो भले आदमी लगे थे। तो मैंने कहा इससे बड़ा रिश्ता क्या होगा, मैंने एक सीन किया हुआ है उनके साथ। और उसी अधिकार से मैंने उनको फोन घुमाया कि सर ऐसा ऐसा है, थोड़े दिन पहले लाइव किया था। और उस अधिकार, देखिए अधिकार जताना बड़ी बात नहीं है, ये कोई महानता की बात नहीं है, अधिकार का मान रखना ये बहुत बड़ी बात होती है। तो सर वो जो अधिकार मैंने आप पे जताया था, और जितनी इज्जत, जितने सम्मान स्नेह से आपने उसको पूरा किया, वो वाकई काबिले तारीफ है। आप भले ही कहें ना कहें, लेकिन ये सच बात है कि आपके आ जाने के बाद फिल्म फिर एक अलग ग्राफ पे चली गई और फिर सारी चीजें सबसे पहले मतलब डायरेक्टर फाइनल होने के बाद सबसे बड़ी बात ये थी कि क्या शिशिर जी मानेंगे। तो मैंने उनको यही गुजारिश की कि सर मैं ये चाहता हूँ कि आप करें। तो बोले मुझे स्क्रिप्ट भेज दो पहले, स्क्रिप्ट। और उसके बाद मतलब उन्होंने कोई और डिस्कशन नहीं की, और जितना वो मदद कर सकते थे, जितना वो सपोर्ट कर सकते थे उन्होंने किया। सर उसके लिए मैं पूरी टीम की तरफ से आपका भी शुक्रिया, आप पूरी टीम का हिस्सा है। बहुत बहुत शुक्रिया रवि, मेरी तरफ से भी आप लोगों को बहुत बहुत बधाई कि सर एक दो प्रश्न, सर आपसे एक दो प्रश्न और करना चाह रही थी मैं। हाँ बिल्कुल कीजिए, बिल्कुल। नहीं, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा था कि ये फिल्म सिर्फ बुजुर्गों के लिए नहीं है, ये फिल्म बच्चों के लिए। बच्चे अगर देखेंगे, बच्चे मतलब मैं 18 और ऊपर की उम्र से गुजारिश करूंगा कि प्लीज ये फिल्म देखिए। आप लोगों को पता चलेगा कि माँ बाप होना कितना जरूरी है। जी प्लीज पूछिए। मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि मतलब कि कहते हैं कि डायरेक्टर और जो प्रोड्यूसर होते हैं वो थोड़े अलग मिजाज के होते हैं। अपना काम डांट डपट करके या फिर बहला फुसला करके भी करवा लेते हैं। तो मैं बस जानना चाह रही थी कि सेट पर रवि जी का स्वभाव कैसा रहता है, हंसी मजाक करते हैं या बहुत सीरियस रहते हैं? रवि सच कहूं तो रवि ज्यादातर सेट पे नहीं थे। वो नहीं दखल देना चाहते थे कि जो फिल्म बन रही है साइकाट, क्योंकि उन्होंने साइकाट को लिया हुआ था और वो कहते थे कि साइकाट अगर डायरेक्टर समझ सकता है फिल्म को तो बहुत ही अच्छी बात है। जहां थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी या आई, वहां रवि आते थे, लेकिन रवि ने कभी कोई दखलंदाजी नहीं की। साइकाट को पूरी छूट दे दी गई थी कि आप जैसे डायरेक्ट करना चाहते हैं कीजिए। और जब शॉट होता था तब रवि आके देखते थे, और अगर उनको कुछ कहना था तो वो कहते थे, नहीं कहना था तो वो कुछ भी नहीं कहते थे। लेकिन उस सीन के लिए रवि जरूर आए थे। जब मैं बच्चों की बात करता हूँ, जब फोटोग्राफ्स देखता हूँ, जब घोड़े की बात करता हूँ, जब घुड़सवार की बात करता हूँ, जब यहाँ से वहाँ दौड़ने की बात करता हूँ, तब रवि थे। और मैंने सिर्फ इतना ही कहा था रवि से और साइकाट से कि ये एक सीन मैं सिर्फ एक टेक करूंगा और मुझे इसमें कोई फोकस की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर हुई तो क्योंकि मैं ग्लिसरीन इस्तेमाल नहीं करता, और जब कोई ग्लिसरीन इस्तेमाल नहीं करता है तो बार बार रोना उसके लिए थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। क्योंकि यू हैव टू साइक योरसेल्फ टू सच एन एक्सटेंट टू ब्रिंग दोस टीयर्स इनटू योर आईज। आप एक इंसिडेंट को लेके फिर उस सीन में घुसते हैं, और वो सीन और वो इंसिडेंट इस सीन में अप्लाई करते हैं, जो भी सीन। तो मैंने रवि और साइकाट से कहा था कि मैं एक टेक दूंगा, एक टेक में जो भी आएगा वो आएगा, और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आपको दूसरा टेक लेने की गुंजाइश ही नहीं। तो रवि ने कभी दखलंदाजी नहीं की,
सैकाट को पूरी छूट दे दी गई थी कि प्लीज आपको जैसे डायरेक्ट करना है कीजिए, हम देखेंगे बाद में। रवि सर के साथ काम करके आपको कैसा अनुभव हुआ? क्या भविष्य में फिर से काम करना चाहेंगे? मैंने उनके पहले साथ ही काम किया, शुरुआत में ही कह दिया था। मैं यहाँ पे मैंने जी, उनके साथ बिल्कुल। काम किया। अच्छा, जी, बिल्कुल। वो बड़े हैं। जी, नहीं, जी, मैंने जी। शुरुआत में ही कह दिया था कि अगर रवि रात को मुझे फोन करें, कहें कि परसों से हम शूटिंग करना चाहते हैं, अगर मैं फ्री हुआ तो मैं जरूर करूंगा। और Thank you. रवि कभी ऐसे कहेंगे नहीं, क्योंकि उनकी जो क्या कहते हैं, जो प्रोसेस है करने की, वो इतनी जल्दी नहीं होती है। वो एक सोच समझदार इंसान है। सोच के स्क्रिप्ट लिखने के बाद, 3-4 ड्राफ्ट लिखने के बाद फिर वो किसी एक्टर से अप्रोच करे, ऐसा मेरा अनुमान है। शिशिर जी, ऐसे रवि जी की कोई ऐसी बात जो आपको पसंद नहीं आई हो? बुराई कर सकते हैं, अभी यहाँ पे हम कान खुले नहीं, हुए हैं मैं हमारे। अगर है ही नहीं बात तो मैं जबरदस्ती क्यों बुराई करूं? कुछ ऐसी मैंने बात जो हमेशा आपको रवि को स्माइल करते हुए देखा है, चाहे वो लाइव हो, चाहे वो मेरे सामने हो, चाहे वो टेलीफोन पे भी मुझे ऐसा लगता है कि वो स्माइल करके मेरे साथ बात करते हैं, क्योंकि उनकी आवाज ही ऐसी है। हाँ, वो और तो मैं अब सदा कुछ है सही ही नहीं व्यक्ति हैं। बोलने के लिए, तो मैं जबरदस्ती कुछ नहीं कहूंगा। रवि एक बहुत ही समझदार इंसान है, बहुत ही अच्छे इंसान है, और अगर मौका मिला दोबारा काम करने का, वो तो होगा ही, लेकिन कब होगा वो इंशाल्लाह सर, होगा मैं तब। लगे हाथ ये मांग लेना चाहूंगा। मैं अपने शो में कई बार कहता हूं, आपने भी मतलब आपका भी साक्षात्कार करने का मुझे मौका मिला कि मैं काफी लालची आदमी हूँ, और इस समय कहना चाहूंगा कि ईश्वर हमें फिर मौका दे कि हम लोग के साथ करें, और बहुत जल्द जो है और फिल्म साथ में करें, चाहे बहुत जल्द, बहुत बहुत फिल्म हो, लेकिन शुक्रिया। आपके साथ में जुड़े रहना चाहूंगा और आपके साथ में दोबारा फिर काम जरूर करना चाहूंगा। जरूर, उसमें कोई दो राय नहीं है रवि। सर आप जब भी चाहे मुझे फोन कर सकते हैं, चाहे वो स्क्रिप्ट के बारे में हो, चाहे वो किसी सलाह के बारे में हो, चाहे कुछ भी हो। आप अगर चाहें तो मुझे कभी भी फोन कर सकते हैं, और ऐसा लगा कि मेरी राय आपको देनी चाहिए, मैं वो राय देने के लिए तैयार हूँ। रवि जी, एक मैं शिशिर जी के लिए बहुत आपसे प्रश्न करना चाह रही हूँ जी जी। कि शिशिर जी ही क्यों? फिल्म भूख में शिशिर जी को ही क्यों लिया? इंडस्ट्री में बहुत सारे कलाकार थे, तो शिशिर जी ही क्यों? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जब आप कोई भी राइटर, आप खुद इतनी अच्छी साहित्यकार है, जब आप कुछ लिखते हैं, रचते हैं ना, तो आपके जहन में सबसे पहले राइटर के दिमाग में वो कैरेक्टर चलना शुरू होता है। तो अगर आप मिस्टर कपूर को देखें, तो वो एक एड एजेंसी चलाते थे, मतलब वो हाई क्लास भी लगने चाहिए। हमने शुरू में उनको बहुत अकड़ू रखा है कि वो बैठ रही, हाँ वो लड़की कितने प्यार से बोल, सर मैं आपकी बहुत बड़ी फैन, क्या काम है बोलो, मतलब वो एकदम सपाट आदमी है, ठीक है। फिर उसके बाद वो आदमी जब बोलना शुरू करता है तो वो आदमी इतनी बातें बताता है कि वो ये भूल जाता है कि लड़की को शाम हो गई है, जाएगी कि नहीं जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखें, एक बहुत छोटा सा इंसिडेंस है उसमें, हमने क्योंकि इतने दिन उसको लिखा, वो लड़के के बारे में जो बाहर खड़ा हुआ है, कहीं भी शिल्पा ने जिक्र नहीं किया है। वो जाते समय क्या बोलते हैं कि अगली बार रवि गायब हो नेटवर्क बंद ही था। गए। ये रवि मिस्टर इंडिया क्यों बन गए भाई? नेटवर्क बाधित हो गया। सर, हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने आप मुझे सुन पा रही हैं? आप मुझे सुन पा रही हैं क्या? जी जी, बिल्कुल सॉरी, बिल्कुल सर। कुछ नेटवर्क। तो आप देखें, वो बंदा पूछता नहीं है कि वो बंदा कोई बाहर है क्या, बोलता है बंदा कि आप उनको अगली बार लेके आइएगा। और जब वो पिता के रूप में मिस्टर कपूर आते हैं, तो वो जो इमोशन है, तो आप अगर इस जर्नी को देखें, तो एक एक्टर जो आपको खड़ूस भी लगे, शार्प भी लगे, हाई क्लास भी लगे, मजबूर भी लगे, वो, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई और एक्टर उसको नहीं कर सकते, सर्विस बात है, बट मेरे दिमाग में शुरू से था कि शिशिर सर हाँ कर देते हैं तो ये कैरेक्टर जिंदा हो जाएगा। और मैं ऐसा मानता हूँ कि वो मेरी सोच सही थी, क्योंकि अब जो फिल्म आ गई है, सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की तारीफ हुई है तो मिस्टर कपूर की हुई है। तो इसका मतलब मैं उस समय जो सोच रहा था वो सही सोच रहा था।
बिल्कुल एकदम इनके जो डायलॉग थे वो भी बहुत कसे हुए और बहुत मजे हुए और मुझे तो मतलब बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। मज़ा आ गया था देख कर के आपको तो मतलब इतनी गंभीरता से आपने अपने जो चरित्र है उसके साथ बहुत अच्छे से न्याय किया था फ़िल्म में, तो बहुत अच्छा लगा और उसमें कई आपके रूप दिखाए गए जहाँ कहीं पे सरल हुए, कहीं आप भावुक हो गए थे और कहीं आप बहुत कठोर थे। तो बहुत अच्छे से आपने उसको न्याय किया था फ़िल्म में, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। सर एक रवि जी आपसे प्रश्न है कि बुक में जो गीत लिखा है, आपने लिखा है इसको? हाँ, उसमें एक सिर्फ 4 लाइनें हैं बात, तो 4 लाइनें हैं, हाँ। गीत की गुंजाइश भाव नहीं थी। करते हुए किया है वो, अंत में आपने लिखा है। तो आशुतोष राणा जी ने उसको अपनी आवाज़ दी है। तो आपने कैसे उनको तैयार किया कि ये आशुतोष राणा जी ही गाएँगे? मेरा उसमें मन है, जो मैंने शुरू में भी कहा कि अगर आप सच्चे मन से कोई कोशिश करते हैं, तो मेरा मन है दुनिया बहुत अच्छी है, दुनिया में अच्छे लोग अभी भी बहुत ज़्यादा हैं, लोग आपको मदद करते हैं। आशुतोष भाई के साथ भी मतलब मेरा एक पारिवारिक ताल्लुक जैसे हैं और मैं रिश्तों में थोड़ा हिचकता हूँ, मुझे लगता है कि मैं कोई ऐसी बात ना कह जाऊँ कि सामने कोई अनकम्फर्टेबल हो उसमें, वो मना करने में भी उनको दिक्कत हो और रिश्ते कहीं खराब ना हो, मैं थोड़ा-सा इस मामले में बहुत हिचकता हूँ। तो वो किसी फ़िल्म की ना जो किस्मत होती है, वो हो जाती है। सर वो मैं सोच रहा था कि मैंने आपसे ज़िक्र भी किया था शूट पर कि मैं आशुतोष भाई से किसी दिन घर जाके बात करूँगा कि 4 लाइनें आप प्लीज़ बोल दीजिए। मैं कुछ प्रोजेक्ट कर रहा था, आशुतोष भाई का कॉल आया, कहाँ हो? मैंने कहा मैं एलएम स्टूडियो में हूँ। बोले हम आ जाएँ? मैंने कहा भैया आ जाओ। तो वो किसी दूसरे काम जो हमने बाद में किया शिव तांडव स्तोत्र, उनके साथ जो शूट किया, उस सिलसिले में भैया वहाँ पे आए थे। तो मेरा वो प्रोड्यूसर मन, मैं लालची हूँ इस मामले में, मुझे लगता है मेरा प्रोजेक्ट बड़ा होना चाहिए। तो मैंने उनसे कहा कि भैया अभी-अभी एक फ़िल्म की है, शिशिर सर हैं उसमें लीड में। बोले अच्छा, अच्छा वो कर रहे हैं, वेरी गुड। हाँ, मैंने तुम्हारी पोस्ट देखी थी। तो मैंने कहा भैया एक छोटा-सा अनुरोध था कि 4 लाइनें उसके लिए मैंने लिखी हैं बात, तो अगर आप कर देंगे तो थोड़ा अच्छा हो जाएगा। बोले नहीं तुम अपनी आवाज़ में कर लो। मैंने कहा भैया आवाज़ से क्या होता है, एक अंदाज़ भी होता है ना। फिर कुल मिला के उन्होंने मना कर दिया। बोले कि यार रवि मैं वीओ नहीं करूँगा। तो मैंने कहा नहीं बोलता हूँ, ये मेरा एक वो है कि मुझे लगता है रिश्तों में हमको अपना दबाव नहीं, रिश्ते अपनी जगह, काम अपनी जगह। फिर उनको शायद लगा कि रवि का मन टूट, मैं अधिकार जमाया, तो फिर बोले कि अच्छा तुमने लिखा है? मैंने कहा हाँ। अच्छा ठीक है, क्या लिखा है? तो मैंने उनको बुलाया कि भैया सीली-सीली ख्वाहिशें हैं, गीले-गीले हैं नयन, पूरा सुनाया। तो उन्होंने ये नहीं कहा मैं कर देता हूँ, बोले आज रिकॉर्ड करना है या बाद में? तो मैंने कहा एलएम स्टूडियो में बैठे हैं, इससे बढ़िया क्या बात है, अभी हाथ से निकल जाएँगे, पता नहीं दोबारा कब हाथ में आएँगे ये। तो मैंने कहा आज ही कर लेते हैं भैया। बोले अभी करते हैं। फिर वो सर पता है उन्होंने कम से कम 10 टेक दिए, 10 टेक दिए, जबकि उनका पहला ही टेक ओके था और वो इतने कीन थे, फिर उन्होंने बाद में फ़िल्म मँगा के देखी, आपकी तारीफ़ की, फ़िल्म की तारीफ़ की और वो सुना उन्होंने कि हमने कहाँ पे उसको कैसे लगाया। तो ये उनका पैटर्न था, ये उनका स्नेह था कि उन्होंने हाँ किया। वो कविता बहुत ही खूबसूरत थी। थैंक यू सर, बहुत-बहुत शुक्रिया, उसका आपने अ, बीच में वो 2 लाइन के सर लिए कहा भी था। सर हमारे ये अनुराधा जी, क्या आप गायब हैं इस समय? कोई नहीं, हम 2 अब लोग तो मेरा हैं। मेरा गायब होना मुनासिब है मुझे लगता है। नहीं, 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 नहीं सर, मुझे मैं ये मानता हूँ सर कि जिस तरह का वो प्रयास है, मैं उन सब लोगों का भी धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने फ़िल्म देखी। हमें ऐसा लगता है कि सिर्फ़ वही बिकता है, जो बिक रहा है, ऐसा है नहीं। लोगों ने जिस तरह की प्रतिक्रियाएँ दी वो मायने रखती हैं। आप इजाज़त दें तो जब तक वो लौट के आती हैं वो 4 लाइनें मैं सुना दूँ अगर आप इजाज़त जरूर दें तो। जरूर आशुतोष भाई ने जरूर। फ़िल्में बोली हैं तो मुझे उनसे ना नापा जाए। उन्होंने तो बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ में बोली है कि सीली-सीली ख्वाहिशें हैं, गीले-गीले हैं, सीली-सीली ख्वाहिशें हैं, गीले-गीले हैं नयन, सहमी-सहमी हैं उड़ानें, खाली-खाली है ये, सहमी-सहमी हैं उड़ानें, खाली-खाली है ये मन। भूख दिन भर छानती है खाक गुज़रे वक़्त की, भूख दिन भर छानती है खाक गुज़रे वक़्त की, पर ज़बानों पर जड़ी हैं साँकलें मज़बूत बंधन, है विदाई ज़िंदगी से 2 कदम जब दूर बस, है विदाई ज़िंदगी से 2 कदम जब दूर बस, ढूँढता है गुफ्तगू के ज़ायकों को मन हिरन, ढूँढता है गुफ्तगू के ज़ायकों को मन हिरन। तो ये उस बहुत ही खूबसूरत कविता है और आशुतोष ने बहुत कमाल का रेंडिशन दिया हुआ है।
हाँ, भैया बहुत के ही आने से कमाल। उसकी और खूबसूरती बढ़ गई उस कविता। बहुत और सुंदर। एंड आखिर में जब वो कविता आती है, और जहाँ हमने शूट किया था मड आइलैंड में, क्या कौन सा बंगलो था वो, बीच हाउस। बीच हाउस, समुंदर, नारियल के झाड़ और एक डूबता हुआ सूरज, बहुत ही कमाल की सेटिंग थी, कमाल, वेरी वेरी गुड, एक्सलेंट। तो मेरी आपसे, आप सभी लोगों से ये गुजारिश है, प्लीज जो भी देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, प्लीज फिल्म देखिएगा, इमीडिएटली अपनी राय बताने की जरूरत नहीं है, सोचिएगा उस फिल्म के ऊपर, क्योंकि बहुत कुछ है उस फिल्म में। ये वो कमर्शियल फिल्म नहीं है जहां आप थिएटर में जाते हैं, कभी कभी अपना दिमाग घर पे छोड़ जाते हैं, लेकिन इस फिल्म के लिए आपको अपना दिमाग अपने साथ रखना बहुत जरूरी है। रखिएगा, सोचिएगा, और फिर इत्मीनान से बताइएगा कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। थैंक यू सर, थैंक यू आज का समय निकालने के लिए। मुझे पता है बहुत व्यस्त अच्छा थे, लगा उसके सर बावजूद आपसे आपने हाँ बात किया। बहुत करके। बहुत शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया आप सभी लोगों का। और रवि, मैं चाहता हूं कि आप जल्द ही मेरे पास आएं और एक ऐसी फिल्म हम करें जो भूख से भी ज्यादा अच्छी हो, क्योंकि वो ही एक भूख है मेरे अंदर कि हम भोग। अच्छी फिल्में करें। थैंक यू सर, ठीक है आपकी सर। दुआएं जो है काम। देवशील के इस पटल की तरफ से और सभी दर्शकों की तरफ से मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ। आपने अपना कीमती समय मुझे दिया, हम सबको दिया। बहुत बहुत आभार आपका। थैंक बहुत यू बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सर, थैंक यू। गुड नाइट। रवि, गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट। रवि जी, 1962 में जब चीन और भारत का युद्ध हुआ था, तो उसमें आपने एक गीत लिखा है, मैंने आपके पटल पर जाकर के सुना था, तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। और कल सुनाएंगे, तो मैं चाहती हूँ कि हमारे दर्शकों को वो जरूर आप सुनाएं। यहाँ पे लाइट चली गई है, मैं पता नहीं कौन सी साजिश, क्या साजिश चल रही है मेरे खिलाफ, मुझे नहीं आपका पता। चेहरा लेकिन दिख रहा और है, आपका चेहरा लेकिन मैं दिख रहा है। अंधेरे में। मैं सबसे पहले तो मैं रेजांगला वाले विषय पे आता हूँ। उससे पहले मैं जी जी। उनके जाने के बाद भी आदरणीय शिशिर जी का बहुत आभार करता हूँ। हमारे वरिष्ठ हैं और आपने देखा, जैसा मैंने कहा था, कि वो उतने ही सरल भी हैं। और कुछ अभिनेता इंडस्ट्री में ऐसे हैं अभी भी जिनके लिए पैसा मायने नहीं रखता, जिनके लिए उनका उनका पैशन मायने रखता है, जिनके लिए जैसा आपने कहा भी सच बात है कि हम कोई बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस नहीं है। वो तो बड़ी-बड़ी फ़िल्में करे, उन्होंने राज़ी भी की है, बड़ी-बड़ी फ़िल्में वो करते हैं। उसके बावजूद वो उतने ही सम्मान, उतने ही स्नेह के साथ हम जैसे प्रोडक्शन हाउस के साथ भी काम करते हैं जो उतना बड़ा नहीं। तो ये उनकी विनम्रता थी, ऐसे लोगों से सीखने की ज़रूरत है। और जो आपने रेज़ांगला का ज़िक्र किया, देखिए मैं एक बात यहाँ बहुत ही हल्के मूड में बता दूँ कि जब 1962 का युद्ध हुआ था, तो मैंने उस पर एक गीत लिखा था। ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं तो 1962 में पैदा भी नहीं हुआ था। मैंने अभी लिखा है। मतलब कुछ लोग ये ना मान लें कि 1962 में मैंने लिखा था, मतलब मैं 50 के आस-पास की पैदाइश हूँ, ऐसा नहीं है। जी। 1962 में जो हमारा हिंदुस्तान और चाइना का युद्ध हुआ था, उसमें एक चौकी थी रेज़ांगला। उस रेज़ांगला चौकी पर 120 लोग लड़े थे, जिसमें से 114 लोग शहीद हुए थे। और उनको टाइटल भी दिया था सरकार ने, शूरवीरों मैती शूरवीर वीर कही। मेजर शैतान सिंह भाटी जो थे, वो कमांड कर रहे थे उस बटालियन, उस टीम को। तो उस पर मुझे काम करने का मौका मिला। गीत क्योंकि काफ़ी बड़ा है और विनोद राठौड़ साहब ने गाया है वो, तो अपने आप में मैं उतना अच्छा तो नहीं गा सकता। मैं उसकी बीच की 2-4 लाइनें आपको सुना सकता हूँ कि वो शहीदों पर ही था पूरा, जो लोग वहाँ पे शहीद हुए। कि हम दूध का कर्ज चुका के चले और बाप के खून की लाज रही, जिस्मों के चोले बदल गए पर रूह रहेगी सदा यही। अब किस्से और कहानी में बच्चों को सुनाए जाएंगे, गम हो के खुशी हो यादों में हम चुपके से आ जाएंगे, गम हो के खुशी हो यादों में हम चुपके से आ जाएंगे। जब याद कभी हम आ जाएं और आंसू छेड़े अपनी तान, जब याद कभी हम आ जाएं और आंसू छेड़े अपनी तान,
हाथ उठाकर कह देना बस, जय भारत जय हिंदुस्तान, जय भारत जय हिंदुस्तान, जय भारत जय हिंदुस्तान। तो इसके बीच का एक पैरा था। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और उन शूरवीरों को ये आपकी तरफ से श्रद्धांजलि थी और हम सब की तरफ से है। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने आपके पटल पर सुना था तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैंने सोचा था कि इसका ज़िक्र ज़रूर करूँगी आपसे। और एक और और भी वो भी बात याद आ स्वतंत्रता गई की कि पूर्व संध्या पर। ये हाँ बड़ी जी। खुशी की बात है, बड़ी गर्व की बात है कि कल हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे और उसकी पूर्व संध्या पर ये प्रोग्राम है। तो आर्मी का, आजादी का, शहीदों का, उनका जिक्र। अ, आज आप इस पटल पर उपस्थित हैं और शायद आपने इस संस्था के लिए भी शीर्षक गीत लिखा हुआ है, जैसा कि मुझे पता चला। मैंने भी हाँ हाँ खोजी हाँ हाँ पत्रकार की तरह कुछ हाँ खोज हाँ हाँ निकाला है। हाँ। लेकिन मुझे इस समय वो याद नहीं है। डॉक्टर अल्पना सुहासिनी जी का मैं नाम देख रहा हूँ, बहुत अच्छी साहित्यकार हैं। अल्पना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैंने, हाँ आपने मुझे याद है, रश्मि जी ने आपकी क्या आदेशित राय किया है? था। इस संस्था के बारे में, रश्मि जी के बारे में आपकी क्या राय है? आप तो शायद उनको पहले से जानते हैं, रश्मि जी को, और इस संस्था में भी आप शायद आ चुके हैं। मैंने जैसा शुरू में कहा कि देवशील के साथ मेरा बिल्कुल शुरुआती दिनों से मेरा ताल्लुक है और काफी लालची हैं वो भी, जैसे मैं हूँ। लालची से मतलब ये है कि उनको हमेशा इस बात का लालच रहता है कि अपने पतन से क्या वो नहीं, बेहतर कर सकती हैं। भूख भूख है, हाँ भूख है। हाँ जी। हाँ, तो वो हमेशा रहा है और जिस स्तर पे उन्होंने काम किया है और मैं ये बात यहाँ बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ कि जिस हादसे से अभी वो अपने जीवन के झंझावात से गुजरी है, उसके तुरंत बाद वो फिर से साहित्य सेवा में लगी है। हर किसी के बस की बात नहीं है। ये रश्मि अभय ही कर सकती हैं, ये देवशील पटल ही कर सकते हैं। इतने लोगों को जोड़ना, इतने लोगों को बुलाना, आमंत्रित करना। मैंने भी इतने दिन सफरनामा किया है तो मुझे मालूम है कि अपने आप में फुल टाइम जॉब हो जाता है। मिलना उसमें कुछ है नहीं। बुराई ज़रूर मिल जाती है कई बार लोगों की। तो उसके लिए रश्मि जी वाक़ई बधाई की पात्र हैं और ख़ास तौर से जो जैसे हमारी फ़िल्म का सब्जेक्ट है माता-पिता को लेकर, तो इनके देवशील में ही जो है वो उनके माता-पिता के नाम पर, ये एक बहुत बड़ी बात है। अक्सर लोग अपने नाम पे रखते हैं, अपने नाम से रखते हैं, लेकिन उन्होंने माता-पिता के नाम से रखा, ये बड़ी बात 1-2 प्रश्न और रह गए हैं सर, मैं चाहती हूँ कि मैं फटाफट उससे आपको है। मैं यहाँ पूछ एक चीज़ लेती हूँ। कहना चाहूँगा, मैंने कैंडल लाइट डिनर सुना था, ये कैंडल लाइट इंटरव्यू है। पता नहीं सर, दिल्ली में ऐसा होता नहीं, लेकिन पता नहीं आज जी। नहीं, इतना चमकदार चेहरा सामने था ना, तो हो सकता है पता नहीं लाइट इसलिए शायद गए, इसलिए कटी लाइट। थैंक यू, थैंक अभी तक आपको यू। जीवन में बहुत कुछ मिला है, तो अभी क्या आप उससे संतुष्ट हैं या ठीक-ठाक है या बहुत बढ़िया है, अभी बहुत कुछ करना है, या कि अभी मैं वो नहीं कर पाया जो मैं करना चाहता देखिए 2 चीज़ें हैं, असंतुष्ट तो नहीं हूँ। मेरे पूरे व्यवहार से, मेरी पूरी बातचीत से और जो लोग मुझे व्यक्तिगत तौर पे जानते हैं, असंतुष्ट बिल्कुल नहीं हूँ मैं अपने जीवन से। जैसा मैंने शुरू में भी कहा कि मैंने बहुत खूबसूरत ज़िंदगी जी है। किया अभी कुछ ख़ास मैंने है नहीं, ये भी सच बात है। क्योंकि जब आप देखते हैं कि लोगों ने क्या-क्या कर दिया है, अगर हम एक शॉर्ट फ़िल्म बना के उसपे इतने खुश हैं, कितने लोगों ने 50-50 बड़ी फ़िल्में बनाई हैं, 50-50 अवार्ड लिए हैं। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि अभी तो शुरुआत है जीवन की, अभी बहुत कुछ करना है। अगर नहीं भी कर सके तो अभी कोई मलाल नहीं है, क्योंकि सच बात ये है कि ना कुछ करना है, ना कराना है, ना कहीं आना है, ना जाना है। जब तक सफ़र में हैं, तब तक हैं। आज हम हैं साथ में, ये सच्चाई है। मैं 20 साल बाद की प्लानिंग नहीं करता क्योंकि वो मेरा काम नहीं है। वो करना उसका काम है जिसने ये दुनिया बनाई। ये उसकी ज़िम्मेदारी है, मेरी तो नहीं। तो मैं संतुष्ट बहुत हूँ अपने जीवन से। आई एम द रिचेस्ट पर्सन ऑफ दिस अर्थ, क्योंकि मेरे पास मित्रों का धन है। मैं अभी जैसे भूख के मामले में मैं अभी कह रहा था अपने बच्चों को कि देखो, कितने लोगों ने पोस्ट डाली है, कितने लोगों ने टैग किया है, कितने लोगों ने समीक्षा लिखी है। ये आप पैसे दे के नहीं करवा सकते। ये पैसे दे के बिल्कुल नहीं सर। संभव हो सकता। तो मैं अपने जीवन से खुश हूँ, मैं जहाँ हूँ। मुझे बहुत दूर जाना है, लेकिन जहाँ हूँ वहाँ भी मैं खुश हूँ। अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं इसपे एक छोटी-सी नज़्म सुनाना चाहता हूँ आपको, जो मेरा बिल्कुल, जीवन बिल्कुल दर्शन है कि बिल्कुल ये सर। शोहरतों की कामना इस कामना को चाहना, ये शोहरतों की कामना इस कामना को चाहना, ये ख्वाहिशों के सिलसिले इन सिलसिलों के काफ़िले, मुझे मालूम है कुछ भी नहीं। ज़िंदगी की गोद में मौत के आने तलक बस वक़्त काटने का है ज़रिया बनाए। वो मौत महबूबा मुझे जिस दिन बुलाएगी,
मैं सब कुछ छोड़कर चल दूंगा यूं जो मंच से उतरे अभिनेता कोई और अपनी पोशाक अपना मेकअप उतार कर रख दे। मगर हूं मंच पर मैं जब मगर हूं मंच पर मैं जब तलक अपने हर किरदार को यूं बखूबी निभाऊंगा, अपने हर एहसास की जुल्फ को यूं सहलाऊंगा जो सच इस दुनिया के सिवा दूसरा कुछ भी नहीं। क्या क्या बात, क्या बात। सर, इतनी सफलता कैसा अनुभव होता है? कभी घमंड आता है, ऐसे आता है, मतलब होता है, सबके साथ होता है कि ये अम, मनुष्य की मनुष्य के स्वभाव में होता है कि अगर थोड़ी सफलता अर्जित कर लेता है तो थोड़ा दंभ तो आ ही जाता है। तो क्या आपके साथ भी ऐसा होता अनुराधा जी, बिना दंभ के एक बात कहता हूँ आपसे है? कि आप यकीन मानिएगा, मैंने अभी तक जीवन में ऐसा कुछ किया नहीं है जिस पे मैं इतरा सकूं। मैं करना तो चाहता हूँ, पर मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है। चाहे वो बात वही है, असंतुष्ट नहीं हूँ, लेकिन अगर आप दूसरों की कामयाबियां देखें, दूसरों ने जो रच दिया है, साहित्य के क्षेत्र में भी मैंने अभी कुछ ऐसा नहीं किया कि जिस पे मैं या मेरे बच्चे कभी इतराएं। फिल्म के क्षेत्र में भी मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो मैं अभी सफर में हूँ, तो इतराने का तो सवाल ही नहीं होता। अभी तो ये हिसाब पानी चलता रहता है कि जिंदगी का इतना बड़ा हिस्सा दिया, किया क्या, है ना? तो वो तो कभी नहीं आ सकता। और अगर ईश्वर ने कभी वो जगह दी भी जहाँ पे कई लोग इतराते हैं, तो मैंने अपने बहुत सारे सीनियर्स को, बड़ों को देखा है जो सच में बहुत बड़े हैं, जिन जो स्टार हैं, जो एक शब्द होता है, मैंने उनको भी जमीन पर देखा है बिल्कुल एकदम। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि कभी भी वो दौर तो नहीं आएगा जिसमें मेरे पैर जमीन पर ना हो। फलक पर नाम तो लिखो, जमीन पर पांव भी रखो। फलक पर नाम तो लिखो, जमीन पर पांव भी रखो। जड़ों से टूट कर कोई शजर जिंदा नहीं होता। जड़ों से टूट कर कोई शजर जिंदा नहीं होता। बहुत बहुत सुंदर। आपकी सदस्यता है, आपने इतनी सहजता से मेरे बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर दिए। अभी कुछ त्वरित वाले प्रश्न भी मैं आपसे करूंगी। उसके पहले मैं जानना चाहूंगी आपके परिवार के विषय में कि आपकी 2 बेटियां हैं जी। और मैम भी शायद आपके साथ थिएटर करती हैं। तो क्या बेटियों को भी इंटरेस्ट है वो आपके साथ अ, एक तो इस लाइन विनीता में? मेरे साथ थिएटर नहीं करती हैं, क्योंकि उन्हें सिर्फ अच्छे एक्टर्स के साथ ही काम करना है। और मैं हूं नहीं उतना अच्छा एक्टर। तो जो नहीं, जैसा आदरणीय शिशिर सर ने कहा था, तो मैंने उस समय से नहीं कहा कि मैं बीच में बात नहीं रोकना चाह रहा था उनकी। मैं एनएसडी से नहीं हूँ, मैं थिएटर से हूँ, बट मैंने एनएसडी नहीं किया। और मेरी जो पत्नी है वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा रिपेट्री की, तो उन्होंने सच में ही, मजाक में नहीं कह रहा, उन्होंने हिंदुस्तान और विश्व के जो बेहतरीन रंगमंच निर्देशक हैं उनके साथ उन्होंने थिएटर किया हुआ। तो हमने साथ में नहीं किया है। मेरा मन है उनके साथ काम करने का। बच्चियां जो हैं, बड़ी वाली बेटी अभी मिस इंडिया फर्स्ट रनर अप रही थी। अ, उसके साथ साथ मेरा उन पे कोई प्रेशर या दबाव नहीं है कि वो जैसा मैं चाहता हूँ वो करें। मैंने एक रवि पिक्चर्स बनाया था, जैसे होता है ना कि बच्चों इसको जिंदा रखना, मैं बिल्कुल नहीं चाहता। मेरी आंखों ने मेरे सपने देखे थे, मैंने वो क्रिएट किया। वो मेरे साथ भी चले जाएं, मुझे कोई अफसोस नहीं है। मैं चाहता हूँ कि उनकी आंखें उनके सपने देखें। मेरे सपनों का या मेरे अधूरे सपनों का या मेरे टूटे हुए सपनों का बोझ जो है, वो मेरे बच्चे क्यों उठाएंगे? हाय, हमारे पिताजी ने रवि पिक्चर्स बनाया था, हम इसको जिंदा रखें। अगर उनका मन है तो रखें, नहीं मन है तो ना। कुछ त्वरित वाले प्रश्न ले लेते हैं। किसको वरीयता देते हैं, अभिनय या लेखन? अभिनय। मुंबई या गाजियाबाद? गाजियाबाद। 5 स्टार होटल या गांव का खलिहान? फुटपाथ या चाय। और आस्तिकता या कर्मठता? दोनों। दोनों। नहीं, मैंने यहाँ पे सर पूछा था कि 5 स्टार होटल या फिर गांव का खलिहान, गांव का। मैं यहाँ मतलब सिंगल शब्द में नहीं कहना चाहता। जब हम किसी भी चीज को नकारते हैं तो हम उसको कम आंकते हैं। दोनों का स्थान है, लेकिन अगर मुझे अपनी जिंदगी जीनी हो तो मुझे अब जो ज्यादा याद आता है वो मेरा गाँव। लेकिन मुझे शहर से कोई नाराजगी नहीं है, मुझे शहर से कोई शिकायत नहीं है, मैं उसको भी पसंद करता बड़ा हूँ। जी। पाव या चूल्हे की रोटी? चूल्हे की रोटी। निर्माता या अभिनेता? इन दोनों में अगर हो तो निर्माता। निर्माता। बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके। और इस पटल के विषय में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं
और हमारे जितने भी श्रोता जुड़े हुए हैं, एक बार आप उनके विषय में कुछ कह दीजिए, फिर मैं कार्यक्रम को समापन अनुराधा जी, करूंगी। सबसे पहले तो जितने लोग जुड़े हुए थे मैंने देखा बहुत। उसके पहले सर, जाते जाते आपकी कुछ कविताएं, गीत या फिर दोहे हम सभी श्रोताओं को सुनाना चाहते हैं। गीत भी मैं सुनना चाहूंगी। आपने बहुत सारे गीतकारों के गीत को अपनी आवाज दी है। नहीं नहीं, तो मैं गाता नहीं हूँ, मेरे गीतों को सिंगर्स ने गाया है काफी, ये मेरा सौभाग्य है। ये शान भाई के साथ मैंने बहुत गाने किए, नुसरत साहब के साथ किए, अनूप जलोटा के साथ किए, कैलाश खेर जी के साथ किए, उदित नारायण जी के साथ किए, कुमार सानू जी के साथ किए, साधना सरगम जी के, मतलब मेरी किस्मत है कि जो मैं टूटा फूटा लिखता हूँ उसको कुछ अच्छे सिंगर्स ने गाया। तो अभी कुछ मैं अपने दर्शकों को सुनाती हूँ। मैं आपका आदेश है तो मैं एक गीत रखता हूँ छोटा सा, और हमने समाज के दोहे कहे, बाकी कहे, अगर आप इजाजत दें तो प्रेम का एक गीत रखता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर। मेरी नजर में जो प्रेम की परिभाषा है, मैं दो बंद के एक गीत में रखता हूँ कि सीख रहा हूँ किस तरह भी इश्क मेरा मैं जतलाना, सीख रहा हूँ किस तरह भी इश्क मेरा मैं जतलाना, तेरे मन के माफिक चुप्पी या लफ्जों में ढल जाना, तेरे मन के माफिक चुप्पी या लफ्जों में ढल जाना, तेरे मन के वो सब कोने जहां पे सीलन बसती हो, तेरे मन के वो सब कोने जहां पे सीलन बसती हो, जिन लम्हों को नमी आंख की शर्मिंदा सा करती हो, उन लम्हों उन कोनों पर भी अपने चुंबन रख जाना, सीख रहा हूँ इस तरह भी इश्क मेरा मैं जतलाना। और इसका एक बंद और आखिरी के, ये मेरी परिभाषा है प्रेम की। और मैं एक चीज आपको कहना चाहता हूँ राधा जी, मैंने कुछ आपकी कविताएं पढ़ी थी, आप इतनी अच्छी हिंदी इस्तेमाल करती हैं, इतनी इतनी जो आपकी भाषा है वो समृद्ध है कि मुझसे, मैं उतने अच्छे शब्दों का प्रयोग नहीं करता हूँ, उसके लिए क्षमा कीजिएगा, बट आप वाकई बहुत अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करती है कि तेरी ना और मेरी हाँ में अगर कभी जो ठन जाए, तेरी ना और मेरी हाँ में अगर कभी जो ठन जाए, झुकने और झुकाने जैसी माना हालत बन जाए, झुकने और झुकाने जैसी माना हालत बन जाए, तेरी ना के आगे हंसकर, तेरी ना के आगे हंसकर अपनी हाँ को सिमटाना, सीख रहा हूँ इस तरह भी इश्क मेरा मैं जतलाना, तेरे मन के माफिक चुप्पी या लफ्जों में ढल जाना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, मतलब बहुत सुंदर, मतलब प्रेम को जिस तरह से आपने परिभाषित किया, जो शब्द दिए, बहुत सुंदर है कि वो सीधे दिल में उतरा। और कुछ दोहे भी सुनना चाहेंगे आपसे। हाँ बिल्कुल, दोहे तो मैं नारीमन पे एक दो दोहा रखता हूँ। मुझे लगता है कि हमने काफी लोगों का डिनर जो है वो लेट किया होगा। नहीं सर, पता भी नहीं चला कि इतना समय हो गया। बहुत सारे लोगों ने डिनर कर लिया होगा। अल्पना जी ने कहा है, उसने बोला अलविदा। अल्पना जी, मैंने अभी वो सुनाया था, लेकिन आप आई हैं पटल पे तो मैं सुनाता हूँ। मुझे इस दोहे के लिए बहुत ज्यादा तारीफ हमेशा अल्पना जी से मिलती है। मेरी आवाज मुझे पलट के क्यों आती है, किन्हीं के यहाँ पे डिवाइस ऑन है, पता नहीं, खैर मैं ट्राई करता हूँ कि मुझे वो पलट के आती है। मैं वो दोहा अल्पना जी के आदेश पे दोबारा सुना रहा हूँ, दो दोहे और सुनाता हूँ। क्योंकि उसने बोला अलविदा, मैं बोला स्वीकार, उसने बोला अलविदा, मैं बोला स्वीकार,
खामोशी से ढह गया बातूनी सा प्यार, खामोशी से ढह गया बातूनी सा प्यार। और जैसा मैंने कहा था कि महिला मन के दो दोहे रखता हूं कि दो दो आंगन सींचता नारी मन का नेह, दो दो आंगन सींचता नारी मन का नेह, उसका अपना कौन सा इसमें है संदेह, उसका अपना कौन सा इसमें है संदेह। और एक ये कि पिया पिता संतान के रही हाथ में डोर, पिया पिता संतान के रही हाथ में डोर, नारी मन का नारी मन शासित, नारी का नारी जीवन का रहा शासित हर एक छोर, नारी जीवन का रहा शासित हर एक छोर। और एक आखिरी दोहा नारी मन पर, ये मैंने इसको कई बार सुनाया। अल्पना जी, आपको याद होगा हमने गाजियाबाद के प्रोग्राम में भी इसको रखा था कि ये हमारे लिए बड़ी दुख की बात है कि हमारी बहनें, हमारी माताएं, हमारी दोस्त के अपनों गैरों में रहे चौकन्नी भय खाए, अपनों गैरों में रहे चौकन्नी भय खाए, बस्ती में जंगल जिए नारी जीवन हाय, बस्ती में जंगल जिए नारी जीवन हाय। क्या बहुत बहुत शुक्रिया नारा जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपके दोहे बताया, मैंने पहले बताया कि कुछ इतने संवेदनशील होते हैं और सामाजिक संबंधों पे, पारिवारिक संबंधों पे आते हैं, तो बहुत अच्छे दोहे हैं आपके, बड़े मारक से दोहे। दोहे मारक होने भी चाहिए, अन्यथा मतलब सिर्फ तुक मिलाने से कोई फायदा नहीं है। आपके लिए एक मैं दोहा दे रही हूँ कि होती स्वयं प्रमाण ही कस्तूरी की गंध, होती स्वयं प्रमाण ही कस्तूरी की गंध, प्रतिभा बन जाती स्वतः मुखरित काव्य प्रबंध, प्रतिभा बन जाती स्वतः मुखरित काव्य प्रबंध। बहुत अच्छा लगा आप बहुत के सुंदर। पटल पर आए, और मैं मुझे मेरा एक सवाल सेकंड है। के लिए आपको ये रोक के कहना चाहूंगा कि जो मैंने थोड़ी देर पहले बात कही थी कि देखा मैंने 8-10 दोहे सुनाए, लेकिन जो आपका शब्द विन्यास है और जो आपकी शब्दावली है और जितनी आपकी भाषा समृद्ध है, वो आपके, मैं सच में आपके शब्दों से बहुत प्रभावित रहा। मैंने जितना आपको पढ़ा है मुझे सच में अच्छा इतनी लगा। तारीफ करेंगे तो एक दो और सुनाऊंगी फिर। स्वागत स्वागत। चलिए, एक कृष्ण पे लिखा था मैंने। ठाकुर तेरे दो नयन दोनों प्रणयागा, ठाकुर तेरे दो नयन दोनों प्रणयागार, एक में थिर वृषभानुजा दूजे में संसार, एक में थिर वृषभानुजा दूजे में संसार। क्या बात है, वाह 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 वाह। बहुत आभार, बहुत आभार। आपने मुझे भी सुना और मुझे अच्छा लगा। और मैं जैसे कि मैं बता रही थी कि मेरा सौभाग्य, और मैं थोड़ी डरी थी, सहमी थी कि पता नहीं कैसे मैं साक्षात्कार लूंगी, क्योंकि मैं अभी मतलब मैंने शुरुआत ही किया, अभी तो संचालन का काम थोड़ा बहुत शुरू किया है, मुझे आता नहीं है कुछ। अगर कुछ त्रुटियां हुई होंगी तो उसके लिए माफी चाहूंगी। और बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके। ये साक्षात्कार नहीं था, ये हमारी आपस की बातचीत थी जो मैं अपने श्रोताओं को सुनाना चाहती थी, आपके विषय में बताना चाहती थी। तो मैं बहुत बहुत उच्छृंखल थी इसलिए कि आपका साक्षात्कार ले रही हूँ, तो मैं तो बहुत खुश थी, मुझे आपका नहीं पता। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके, आपसे बातें करके। और आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं दे रही हूँ इस पटल की तरफ से, मेरी तरफ से, बहुत सारे दर्शकों की तरफ से, कि आपकी फिल्म
आसमान की ऊंचाइयों को छुए, इतनी इतनी सफल हो कि लोग उसपे बहुत सारी प्रतिक्रिया जैसे आपको मिल रही है, उससे कई गुना अधिक आपको प्रतिक्रिया मिले, ताकि आपकी मेहनत सफल हो। मैं यही कहना चाहूँगी और आपको बहुत बहुत शुक्रिया अनुराधा जी। सफलता देना मेरी चाहे तरफ उसकी से भी बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं देवशील का धन्यवाद करता हूँ। आदरणीय रश्मि जी का जब भी आदेश हुआ है हाजिर रहा हूँ, जब भी आगे होगा और मैं हाजिर रहूंगा आपके संचालन में। मैं भी छोटा मोटा संचालन करता रहा हूँ, तो मुझे हमेशा जो आपने मुझे कहा ना कि पता जो है बातचीत का जो बातचीत का अंदाज है ना, वही सबसे बेहतर इंटरव्यू होता है। मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी परिभाषा गलत भी हो सकती है। अल्पना जी सामने है, वो भी खुद इतनी अच्छी संचालिका है। तो मुझे आपके संचालन में सच में अच्छा लगा, और मैंने जब ये साक्षात्कार के लिए रश्मि जी ने कहा था, तो मैंने पूछा था कि कौन हैं जिनके साथ मुझे बातचीत करनी होगी। तो उन्होंने बहुत तारीफ की थी आपकी, और उन्होंने सच में सच बोला था। मुझे सच में बहुत आनंद आया, और मुझे उम्मीद है कि पूरे शो के दौरान अगर कोई ऐसी बात हुई होगी मेरी तरफ से जो किसी को दुख हुआ हो, या कोई ऐसी बात जो किसी के आदर्शों से टकराती हो, किसी की सोच से टकराती हो, तो मुझे उसके लिए आप माफ करेंगे। मुझे सच में बहुत आनंद आया। जितने भी लोग जुड़े हुए थे, मैं सबका दिल से आभार और धन्यवाद करता सर, ये आपकी सदाशता है कि आपने इतने अच्छे से, इतनी सहजता और सरलता के साथ आपने जो भी मैंने पूछा, चाहे वो होता है समालोचना में, मतलब कि आपकी आलोचना भी थोड़ी की और थोड़ी आपकी तारीफ, तो आपने बड़ी सहजता से उसको लिया, तो ये आपकी सदाशयता है और मुझे बहुत अच्छा लगा। और आप जैसे लोग जब जुड़ते हैं तो अच्छा लगता है, और पटल भी धन्य होता है। हम तो धन्य होते ही हैं, बाकी पटल भी धन्य है। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपसे मिल करके। ये मेरे लिए शायद बहुत ही कीमती है, मैं इसको बहुत सँभाल के रखूँगी, बहुत सहेज करके रखूँगी। बहुत अच्छा लगा, आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएँ, दिल से बहुत सारी दुआएँ कि आप बहुत सफल हों। लेखन के क्षेत्र में निर्माता हैं, तो जो आप फ़िल्में बनाते हैं उसके मतलब कोई भी आप क्षेत्र हो, उसमें आप सफल हों। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएँ। इस पटल की तरफ से भी बहुत सारी शुभकामनाएँ आपको। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार अनुराधा। बहुत बहुत शुक्रिया, और शुभ सभी रात्रि। दर्शकों का एक बार फिर से धन्यवाद। नमस्कार। शुभ रात्रि।